नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल। दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है। खेल हमारे जीवन से ऐसे जुड़े हैं जैसे हमारी सांसें जुड़ी हो। ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो किसी न किसी खेल से भाग दौड़ से जुड़ा ना हो। खेल एक ऐसी विधा है जिसके लिए हमें मजबूत शरीर और स्वस्थ दिमाग की जरूरत हो। दोस्तों, तभी हम किसी भी खेल में मजबूती के साथ उतर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर आपका शरीर उस स्तर का ना हो, आपका दिमाग उस स्तर का ना हो? क्या हो अगर आपके शरीर में कुछ कमियां हो? तो आप खेल में आगे कैसे बढ़ेंगे? वो कहते हैं कि हर समस्या का हल गुरु होता है। आज हमारे साथ ऐसे ही गुरु मौजूद हैं जो हमारे भारत के ऐसे विशिष्ट बच्चों को, ऐसे अनोखे बच्चों को शारीरिक रूप से किसी तरीके से थोड़े बहुत कमजोर हैं, उनको खेल की विधा सिखाते हैं, आगे बढ़ने का हौसला देते हैं और उनको, या यूं कहें कि उनका हाथ पकड़ के उन्हें जीत तक ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे बीच जो मेंटोर, कोच, ट्रेनर और एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं शोएब खान जी। शोएब खान जी ऐसी प्रतिभा है जो सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी अपनी प्रतिभा का, अपने खिलाड़ियों का परचम लहरा चुके। आज हम उनसे डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे उनके सभी अनुभवों को, और हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे आज कुछ अच्छी सीख लेकर यहाँ से जाएं। तो दोस्तों, देर न करते हुए स्वागत करते हैं शोएब भाई का हमारे आज के इस पॉडकास्ट शो में। शोएब भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो पे। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया हमें। जी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। जी शोएब भाई, ये बताइए, आपकी जो स्पोर्ट्स की जर्नी है ये कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, जब आपने इसको प्रोफेशन बनाने की कैसे सोची? अपनी शुरुआत सन 2008 में हुई। स्टार्टिंग में हम लोग, पहले मैं पढ़ाई करता था, 12th में था, तो 12th के बाद समझ में नहीं आया कि किस फील्ड में जाएं। फादर करते थे वीडियोग्राफी। हाँ, तो फादर ने कहा कि आपको, मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। ये भारत की बड़ी विडंबना है कि एजुकेशन जो है ना, सिस्टम, वो बच्चे को 11th 12th तक तो यही पता नहीं लगने देता कि करना क्या है। मतलब मोस्टली आज अपन देखें IIT, JEE, नीट, ये सब चीजें आ गई हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, ठीक है ना, तो और आज भी ये 2-3 ही फील्ड है, 2-3 फील्ड, ठीक है। अब उनको करने के लिए आपको हाईली एजुकेटेड होना चाहिए और आपका दिमागी स्किल बहुत ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बिलो एवरेज हैं या एवरेज हैं तो आपके पास करने को ऐसा कुछ खास है नहीं जो आपको करते ही नौकरी दे दे। ये बहुत बड़ी वजह है आज के बच्चों की, जो वो इतनी परेशानियों में पड़ जाते हैं और उनको कहीं अच्छा रोजगार नहीं मिलता है। बिल्कुल सही। बताएं आप, कैसे रहा फिर आपकी शुरुआत? तो 12th के बाद ये डिसाइड करना था कि करना क्या है। अभी तक तो ये पता नहीं था। सही बात। फादर करते थे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी का काम। बिल्कुल। तो फादर ने कहा कि जो पैशन है वही करना है। हाँ, वीडियोग्राफी। हाँ, 2 ऑप्शन है, या तो ये कर लो, ठीक है, या फिर खुद का करो कुछ। तो एक मेरे मामू थे एहतिशामुद्दीन जी, जुबैद खान है उनका नाम, वो पूरे मध्य प्रदेश के स्पोर्ट डायरेक्टर है। अच्छा, बढ़िया। तो वो इसी फील्ड में, स्पेशल ओलंपिक्स में, और इन्हीं बच्चों के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने एक सलाह दी कि आप इसको एक नई फील्ड में डालो, कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं अपने, विशेष योग्यजन चाइल्ड, उनको पढ़ाने के लिए। मतलब जो थोड़ा फिजिकली मेंटली, थोड़ा सा फिजिकली मेंटली, जो दिमाग से थोड़े से, मतलब उनको बोलेंगे इंटेलेक्चुअल, मतलब बौद्धिक क्षमता थोड़ी सी कमजोर होती है किसी भी नॉर्मल बच्चों, मेडिकल। तो उन्होंने कहा इस फील्ड में डालो। तो फिर हमने सर्च करा, कुछ नॉलेज नहीं थी उस टाइम क्या है, और बहुत डर भी था कि यार ये कौन सी फील्ड है, इसमें क्या होता है। सही बात। 12th पास करी और तुरंत मामू ने कहा भोपाल आ जाओ। मैं भोपाल निकल गया। भोपाल जाने के बाद उन्होंने कहा कि फॉर्म भर दो आपका, और ये आपका इंटरव्यू है। फॉर्म भर दिया, इंटरव्यू देकर आए। इंटरव्यू देकर आ गए। 12th क्लास के बच्चे, 12th क्लास में पता नहीं है कि क्या बच्चे होते हैं। अब दिया है, उसके बाद मामू ने कहा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू बेस पे, जो भी होगा। इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन भी हो गया। अब जब फर्स्ट बार वहाँ भोपाल जा रहे हैं, 12th क्लास का बच्चा, उस टाइम कोई मोबाइल नहीं, पहली चीज तो आपको सही बात है, बिल्कुल। मोबाइल का अब जमाना कुछ नहीं, सोशल मीडिया कुछ नहीं होता था। ट्रेन पकड़ी, पहुंच गए और रूम ले लिया वहाँ पर। और उसके बाद फर्स्ट दिन जब कॉलेज गए तो वहाँ इंट्रोडक्शन हुआ, मिलने करे, सबसे बातचीत करी। तो वहाँ आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ, कॉलेज के अंदर इंटरव्यू के बाद। तो फॉर्म भरा। ये 2010 की बात है? ये 2007 की बात 2007 की बात है। 2007 में आपका पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ और उसमें आपने अपनी फील्ड चुनी कि भाई मैं डिसेबल्ड बच्चों को ट्रेन करूंगा, तो उसके लिए आपने कॉलेज में एडमिशन। ठीक है। अब एडमिशन होने के बाद फर्स्ट बार सारा सब कुछ उन्होंने कहा आपको अब हम बच्चों से मिलवाएंगे। ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि आपको एक, उन्होंने ग्लास रख दिया पूरा, उसमें आपको उठानी है चिट, और जो चिट उठाओगे वो बच्चा आपका। अच्छा, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्टिंग में फर्स्ट बार कुछ नॉलेज नहीं, उठाई पर्ची, एक नाम आया मेरे पास, विजय। एक मेरा फ्रेंड था राज चौहान, वो भी साथ में गया था, उसने भी उठाया, वो भी मेरे साथ का ही है, हम छोटी बहुत एज के थे। उसने उठाया, उसका नाम आया वो नीरज। ठीक है। अब वो 2 बच्चे पूरे उनके स्कूल के सबसे खतरनाक बच्चे, सबसे खतरनाक। उनकी एज, हमारी एज उस टाइम थी 17 साल, उनकी एज थी 35 साल। अरे भाई,
दोनों बड़े थे? दोनों बड़े थे। अच्छा। वो ट्रेनिंग कर रहे थे दोनों, वहाँ पर सीख रहे थे वो। तो हमने कहा ठीक है चलते हैं देखते हैं क्या होता है। गए भाई पहली बार फर्स्ट, हमने कहा आप लोगों को ट्रेनिंग देनी है, हम बताएंगे किस तरह से करना है, पहले बच्चों को ऑब्जर्व कर लो किस तरह का बच्चा है। गए देखा, अब वो जैसे हम लोग दोनों घुसे अंदर, सब लोग गए अपने बच्चे ढूंढे कि यार वो विजय कौन सा है, वो कह रहा है मेरा अजय कौन सा है, कि यार वो उधर चले जाओ छत की तरफ, वो हम मिलेंगे। गए तो देखा तो जो नीरज था और दोनों थे, उसने उठा ली बल्ली एक बड़ा वाला बांस ऊपर से, एक तो उसको पकड़ाया और एक खुद ने लिया। आज तो देखना उसकी वाट लगाऊंगा, आने दो उसको, आज तो ऐसा मारूंगा। उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, दोनों डंडा लेकर घूम रहे बड़ा सारा। अच्छा। देखते हम डर गए यार इन्हें कैसे क्या करेंगे, ये तो खुद ही इतने खतरनाक, मतलब स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं, विशेष योग्यजन चाइल्ड, एक अग्रेसिव रहता है, मतलब बिहेवियर इशू रहते हैं, ये थोड़ी देर में बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत हाई अग्रेसिव हो जाते हैं। तो हमने फर्स्ट बार उनको देखा तो हम डर गए बहुत ज्यादा, यार इनको तो कैसे ट्रेन करेंगे, इनको तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो इतने बड़े भी हैं और फिर विशेष योग्यजन भी हैं, तो दिमाग भी थोड़ा ऐसा है, तो मैंने कहा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। डर गए, आ गए वापस रूम पे गए, टेंशन हो गई बहुत ज्यादा, क्या करें सही बात है। इनको मतलब ये चैलेंजिंग काम हो गया एक तरह से, क्योंकि इसको कभी जिंदगी में देखा भी नहीं था। सही बात है, बिल्कुल। फर्स्ट टाइम इनसे जुड़ना, फिर जैसे हम ट्रेन में आ रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हो, हमने कहा ये सभी होता है क्या कोर्स, ऐसा भी होता है क्या? सही बात। किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था उस टाइम, सही बात, कि ये कोर्स भी होता है, इन बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, इनकी भी एक जिंदगी होती है। सही बात। तो फिर उससे हमने थोड़ा सा बैकआउट करा, डर के मारे कि यार नहीं हो पाएगा, थोड़े दिन रहे मिलते रहे, लेकिन लगा कि यार शायद नहीं कर पाएंगे, इन बच्चों को ट्रेन करना बहुत एक चैलेंजिंग काम है, बहुत चैलेंजिंग है। सही बात है। 1 महीने बाद वापस भाग गया है। अच्छा, वापस कोटा। तबीयत भी खराब हो गई थोड़ी, वहाँ का माहौल भी सूट नहीं करा, दोनों आ गए हम लोग। फिर यहाँ आकर सोचा कि फादर ने कहा कि यही काम करना पड़ेगा, वीडियोग्राफी एक ही ऑप्शन है। वो काम मुझे करना नहीं था। सही है, और क्या, क्योंकि क्या है वो मेरे को पसंद नहीं था शुरू से का। सोचा कि यार 2 ही ऑप्शन है, या तो फिर ये वीडियोग्राफी करेंगे और ये नहीं हुआ तो फिर अपन को वहीं जाना पड़ेगा। मन बनाया यार कुछ करते हैं, चलते हैं, देखेंगे जो होगा, किस्मत भरोसे, एक बार इनके साथ काम तो करें। फिर वापस गए, माइंड को सेट करके, बच्चे अब देख लिए थे हमने कैसे हैं, वो किस तरह का माहौल है, सब हमें पता लग गया था। सही बात है। थोड़ा माइंड को हमने अपना सेट करा कि नहीं करेंगे कोशिश, फिर जाकर वापस हम जुड़े, उनसे हमने बात करी कि कैसा हो बेटे, वो कैसे, तो वो हमने वो उनका क्या है, इंटेलेक्चुअल के लिए ये होता है कि एज आपकी शायद 35 साल हो, लेकिन जो आपका 35 साल हो, लेकिन आपका दिमाग जो होगा वो होगा आपका 8 साल 9 साल 10 साल का। तो 35 साल का भी हमारे लिए एक बच्चा था। हम 17 साल के 35 साल हम बोलते बच्चे या बेटा, इस टाइप की बात कर रहे थे हम, क्योंकि हम अपने आप को बड़ा दिखा रहे थे, उसको छोटा दिखा रहे थे, चाहे एज में वो हमसे काफी बड़ा था। जाकर हमने उससे दोस्ती करी कि कैसा है भाई, कैसे हो बेटा, कैसे करते हो, क्या करते हो, अच्छा कौन कौन से दोस्त हैं आपके, थोड़ी एक फ्रेंडशिप करी। ज्यादा उससे कोई मतलब उसको ना डांटना ना चिल्लाना, जैसा बोल रहा है उसको वैसा करने देना, ताकि हमसे भूल जाए दोस्ती। सही बात है। दोस्ती करी, वो हमारा फैन हो गया, कह रहे शोएब सर आएंगे मुझे पढ़ाएंगे, मेरे सर हैं शोएब सर। और उसके बाद मुझे स्टार्टिंग में उन्होंने टॉपिक दिया था कि आपको उसको पतंग बनाना सिखाना है, कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी चलती है इन बच्चों की, एक पढ़ाई के साथ साथ, कि इनका रोजगार क्या डिसाइड किया जाए फ्यूचर में, क्योंकि इनके लिए कोई रोजगार नहीं है समाज में। और अगर ये नॉर्मल स्कूल में भी जाते हैं तो उनको जो अपने नॉर्मल बच्चे हैं वो चिढ़ाते हैं। सही बात है। कि यार हटो उसको दूर रखना, सोशली बाइकआउट किया जाता है, मतलब इनके लिए एक ऐसा कुछ एनवायरनमेंट नहीं था, मतलब या एक मुख्य धारा से किस तरह से जोड़ा जाए। तो उस टाइम हम लोगों ने इनसे फर्स्ट टाइम मीट करा, तो उसका देखा कि किस तरह से इनसे मतलब जुड़ सकते हैं, किस तरह से इनको समझ सकते हैं। तो धीरे धीरे हमें कुछ बच्चे मिले, विजय मिला, ऐसे हमें 2-4 बच्चे मिले, तो हमने उनसे बातचीत करी किस तरह से, मतलब उनका माइंड जो होता है वो एकदम बच्चे की तरह होता है, मतलब अगर आप उनसे मिलोगे बात करोगे तो वो आपके घुल जाएंगे। सही बात है। हाँ, जैसे बच्चा बिहेव करता है बिल्कुल वैसे ही। और एक चीज आपने उसको एक बार बता दी कि मैं तेरे को कल समोसा खिलाऊंगा अगर तू कर देगा, और अगर उसने कर दिया और आपने समोसा नहीं खिलाया तो 10 दिन तक कहता रहेगा सर आपने बोला था समोसा खिलाओगे आप। बच्चों वाली ही बात है। मैं आपको बताऊं, मेरा भांजा, मैंने छोटा सा ही था, 2.5-3 साल का ही होगा, तो वही बच्चों की जो आपने बताई ना कि मेमोरी कितनी वो होती है कि आपने कुछ कमिटमेंट कर दिया, तो बिल्कुल, तो मैंने उसको रात को कोई कमिटमेंट किया भाई कल अपन ऐसा करेंगे, बिल्कुल सो गया वो। सुबह उठते ही उसकी आंखें भी नहीं खुली, सबसे पहले उसकी यही बात थी, मामा वो चीज कहाँ है। तो आप उनको कह के, अगर आपने कहा है कमिटमेंट, जो आपने कहा तो वाकई में पूरा करना पड़ेगा। अब उसमें क्या होता था, हमारे से 2 तरह के हमें टास्क दिए जाते थे वहाँ पर स्टार्टिंग में। पहला टास्क तो होता था आपको इंडिविजुअल एक बच्चे को पढ़ाना है, उसकी आईपी बनाकर। ठीक है। एक आईपी प्लान करते थे हम लोग, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम बनाकर उसका पूरा 9 महीने का, और उसको सिखाते थे 3-3 महीने के हिसाब से, ताकि उसको हम टारगेट रखते थे कि गोल उसको 9 महीने में आना ही चाहिए 100%, क्योंकि इंटेलेक्चुअल है, सीखने की क्षमता नॉर्मल से थोड़ी कम रहती है, सही बात है, तो वो धीरे सीखते हैं। अगर आप नॉर्मल के साथ सिखाओगे तो वो पीछे रहेगा, थोड़ा पीछे रह जाए। तो उसके लिए एक प्लान बनाया जाता है जिससे उसको धीरे धीरे उसको अचीव करा जाता है, मतलब 80% स्ट्रक्चर्ड बनाया जाता है बिल्कुल इंडिविजुअल के हिसाब से, और फिर उसको फॉलो करते हैं 9 महीने या क्यों कहते हैं 1 साल का चलते हैं, और उसमें उसको एक टारगेट तक उसको पहुंचाना होता है। तो हमने 2 टास्क दिए थे हमें, एक तो इंडिविजुअल वाला किसका प्लान बनाओ आप, और ईयरली में इसको लास्ट में कंप्लीट करना है अपन, बिल्कुल। सेकंड होता है जैसे एक ग्रुप टीचिंग, क्या आपको क्लास दे दी, इसमें कैटेगरीज वाइज होते हैं, जैसे इसमें अगर हम देखें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, ऑटिज्म होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी होती है,
डाउन सिंड्रोम होते हैं और अपने मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज होती हैं इसके अंदर। अब दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जो सर ने बताया ये 3-4 तरह की डिसेबिलिटी बताई है, जो कोई दिमाग से रिलेटेड होती है, कोई पूरी बॉडी से रिलेटेड होती है। दैट मीन्स कि बच्चा जो है किसी ऐसी तकलीफ से ग्रसित होता है कि वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर सकता, या उसकी ग्रोथ जो है, शारीरिक ग्रोथ एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं होती है, ठीक है। तो वो स्पेशल बच्चे होते हैं। तो उनमें क्या है, मैंने भी कैटेगरी बताई आपको, अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो उसमें सबसे जो टफ कैटेगरी होती है वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है ऑटिज्म के बारे में। बिल्कुल बताइए आप, बिल्कुल बताइए। तो ऑटिज्म ऐसी डिसेबिलिटी है जो बच्चे के अंदर बिहेवियर इशू पैदा करती है। अगर आपके अंदर सेंसरी इशू है, बिहेवियर इशू है, अगर कोई बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, और अभी जो रिसेंटली हमारे पास केस आ रहे हैं बहुत ज्यादा, उसमें ये हो रहा है कि 1 साल का बच्चा 1.5 साल के बच्चे को अधिकतर पेरेंट्स मोबाइल दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो रिसेंटली क्या हुआ, कोविड के बाद बच्चे बंद रहे बहुत ज्यादा, जो नए न्यू बर्थ हुए थे 1 साल 2 साल, उनको बहुत मोबाइल दिया पेरेंट्स ने। मतलब मानो उनकी स्क्रीन टाइम था 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे। ये एक समय विशेष की बता रहे हैं जब कोविड में सब घर में बंद हो गए थे। उसी समय कोविड के बाद भी स्थिति चेंज नहीं हुई है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि पता नहीं क्या नियम है कि जो व्यवस्था एक बार चालू हो जाती है उसको चेंज करना हमें ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है। मैं खुद देखता हूँ कि मेरे रिश्तेदारों में, मेरे परिवार में छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया। मैं उनसे कहता हूँ ये गलत है, नहीं देना चाहिए, लेकिन उसकी तरफ स्ट्रांगली कोई व्यवहार पेरेंट्स का दिखता नहीं है। मतलब पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल हाथ में लेके अपना व्यस्त रहे। तो ये बहुत बुरी स्थिति है, और इसके परिणाम क्या हो रहे हैं वो सर बताएंगे आपको। आप सुनिए कि क्या समस्या बनती है इस प्रॉब्लम से। पेरेंट्स अपने आप को फ्री रखने के लिए बच्चे को दे देते हैं मोबाइल। हाँ। अब बच्चे मोबाइल में आती हैं आजकल, बच्चे को पता नहीं है, उसको तो मोबाइल मिल गया, स्क्रॉल करता रहता है वो। उसमें बहुत सारे वो कोकोमेलन टाइप की बहुत सारी वीडियोस आती हैं जो बैकग्राउंड सडनली चेंज करती रहती हैं। हाँ। बच्चे को पता नहीं, स्क्रॉल कर रहा है, देख रहा है उधर शर्ट कलर डिफरेंस हो रहा है। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक सेंसरी प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे बच्चा क्या होता है, एक एक्चुअल एनवायरनमेंट जो चल रहा है उससे हटकर एक जोन में चला जाता है मोबाइल वाले, और उसके अंदर आ जाता है ऑटिज्म। जैसे अभी नाम दिया है इसको वर्चुअल ऑटिज्म। तो अब उसके साइड इफेक्ट हैं वो आपको मिलेंगे 2 साल बाद या 1.5 साल बाद, क्योंकि उस टाइम तो बच्चा आपका 1.5 साल का है, वो मम्मा पापा आइडेंटिफाई कर रहा है, रिएक्शन ही लिमिटेड है, तो आपको पता नहीं चलेंगे। अब वो लगातार स्क्रीन देख ही जा रहा है। बिल्कुल। अब जब बच्चा 2.5 साल का हो गया तो आपने नोट करा है सही से चल नहीं पा रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग भी नहीं करता, समझता भी नहीं है, ये बोलता भी नहीं है। पहले तो मम्मा पापा शब्द बोल लेता था, अब तो ये भी नहीं बोल रहा। पेरेंट्स को थोड़ी सी लगता है कि यार क्या बात है। उस टाइम पेरेंट्स अगर अवेयरनेस होता है तो पेरेंट्स तुरंत जाकर कंसल्ट कर लेते हैं, तो वो निकल सकता है बच्चा। 2.5 साल की एज, 3 साल की एज में बच्चा निकल सकता है। बिल्कुल उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। उसमें पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं इसके पापा तो 4 साल में बोले थे। हाँ, ये भी तो तकलीफ है। सही बात है। तो वो वेट करते हैं उस 4 साल का। सही बात है कि नहीं इसके पापा भी 4 साल में बोले थे, वो अपना वो लड़का है वो भी 4 साल में 3 साल में बोला था, बोल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका रिसेंट एग्जांपल मेरी फैमिली में है, मेरे परिवार में ही, मेरे इन लॉज की तरफ। जो लड़का है वो खुद मेडिकल में है, उसके बेटे को ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि वो ढंग से चल नहीं पाता, उसका बॉडी बैलेंस खराब है, बोलने में कम है। मतलब जैसा फ्लुएंट 4 साल 5 साल का बच्चा जो फ्लुएंट बोलता है, चुप कराना पड़ता है, भाई तू चुप हो जा, कितना बोलेगा। सही है। तो वो फ्लुएंसी नहीं है, उसकी मेमोरी पावर कम है, खड़ा है, अगर हल्का सा भी किसी का बच्चे का खेलते में लग गया तो उससे खुद से बैलेंस नहीं बन पाता। अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। अब वो तकलीफ समझ में आई है, तो उसका चेकअप करा के, और अब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू हुआ है। वो डॉक्टर ने बोला कि बहुत अभी भी आगे तो भी गनीमत है, कि ठीक होने की संभावना है, 4-5 साल का ही है। और अगर ये और थोड़ा सा निकल जाता ना, तो हड्डियां ऐसी हो जाती कि उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता। अब ना तो उसके फादर में कोई डिसेबिलिटी है, ना उसकी मदर में कोई डिसेबिलिटी है, तो ये ना उसकी फैमिली में कोई डिसेबिलिटी है, तो ये आनुवांशिक तो है नहीं, ये बच्चे को जन्म लेने के बाद तकलीफ बनी है। तो मैं आपकी इस बात से 100% रिलेट कर पा रहा हूँ। ये रिसेंट ही एग्जाम्पल है जो मैंने अपनी फैमिली में देखा। तो दर्शकों प्लीज अवेयर हो जाइए, स्थिति इतनी खराब हो जाए कि उसे हम संभाल नहीं सकें, इससे पहले ही चीजों को व्यवस्थित और सही करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। उस तरह के हमारे पास केस आने लगे उसके बाद, जैसे सेंटर स्टार्ट करें। ये कौन से समय की बता रहे हैं? ये 2000 में कोविड की बात बता रहा हूँ। कोविड की बात है, यानी 2020 और 21 की मान लो, और आज 6 साल हो चुके हैं। 21 से 21 की अगर मैं बात करूँ तो 21 में हमारे पास ऑटिज्म के जो केस आते थे वो आते थे हाईएस्ट 10-15 ये केस थे हमारे पास, ज्यादा केस नहीं थे। मतलब ऑटिज्म तो हम ढूंढना पड़ता था कि बच्चा हो तो हम अवेयरनेस करके उसको निकाल दें। सही बात। 2022 में सीधे केस आए 60। और ये सीधे कितने टाइम पीरियड की बता रहे हैं आप? ये मैं 2021 से 22 की बात बता रहा हूँ। 1 साल के अंदर 60 केस आए आपके पास। जहाँ 10-15 केस थे वहाँ 60 केस हो गए, सीधे डबल केस हो गए जस्ट 1 साल बाद। 1 साल बाद ही। और 2023 की बात करें तो वहाँ केस हो गए 150-200 केस हो गए। पहले तो हम समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है, मतलब लगा कि यार छोटा बच्चा है, इंटेलेक्चुअल की प्रॉब्लम है। ऑटिज्म तो क्या है, बाय बर्थ या
बाय बर्थ के बाद भी हो किसी सकता और है। रीजन से भी हो सकता मतलब हमने जो पढ़ाया था क्या था कि 10,000 में एक बच्चा होता है ऑटिज्म, लेकिन अब तो हर बच्चे ही ऑटिज्म हो रहा है। हाँ, जिस स्पीड से क्योंकि नंबर जिस बढ़ रहा है नंबर बढ़ रहा है तो नंबर बढ़ गया। रीजन ओनली एक मोबाइल है। समस्या और भी हो सकती है, मोबाइल के केसेस ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास। इस मोबाइल की वजह से क्या हुआ, किस वजह से आपके बच्चे को दिक्कत आ रही है सर? एक्चुअली क्या है, वो कोविड के बाद मोबाइल बहुत सारा चलाया इसने। अच्छा, कितने टाइम चलाता था सर? कम से कम 4 घंटे चलाता था, 3 घंटे 4 घंटे बच्चा स्क्रीन टाइम कर रहा है। बहुत से बच्चे 8-8 घंटे करते हैं। 8 घंटे करते हैं। जितने घंटे माँ काम कर रही है उतना घंटा बच्चा मोबाइल चला, सिंगल मदर है। सही बात है, सही है। अब वो क्या करेगी, तो उन्होंने मोबाइल दे दिया, मस्त वो भी चला रहा है, उसे पता नहीं क्या है, बढ़िया फ्री अपन भी अपन काम करते थे, चला बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं। माँ भी इतनी अवेयर नहीं है बस कि भाई इससे नुकसान हो सकता है। बस थोड़े बहुत अवेयर हैं तो यही अवेयर है कि भाई आंखों को नुकसान होगा। आंखों को नुकसान एक जनरल जनरल फैमिली को यही पता होता है कि यार मोबाइल देखते हैं पास से बस। तो इसकी जो रेडिएशन है, वेव्स जो भी निकलती हैं आंखों को नुकसान करती हैं, लेकिन वो दिमाग को कितना हिट कर रही है, आपके नर्वस सिस्टम को कितना हिट कर रही है, ये आप सुन ही रहे हैं सर। तो उसके बाद केस आने लगे तो फिर सबका डायग्नोसिस होता है, करते हैं कि किस, मतलब हम लोग केस हिस्ट्री लेते हैं जी। उससे पहले पेरेंट्स से कि किस वजह से कंडीशन हो रही है बच्चे की। जैसे बच्चा आपने कहा 1.5 साल का नॉर्मल था, चल भी रहा है ना, और मम्मा पापा इस टाइप के, बिल्कुल बोलना बंद कर दिया, समझता नहीं है। बच्चे में क्या हो जाता है, अग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिहेवियर इश्यूज। सही बात है। बच्चा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, खुद को मार रहा है, दूसरों पर अटैक कर रहा है। बिल्कुल। फिर पेरेंट्स से कंट्रोल होना बाहर हो जाता है। कहीं बाहर ले जाओगे तो वो एक्चुअल एनवायरनमेंट से हट चुका होता है। बाहर जाएगा वो डरेगा, चिल्लाएगा, भगेगा, दूसरों को मारेगा, इस टाइप की हरकत करने लगता है। स्कूल में भेजोगे नॉर्मल तो वहाँ बैठेगा नहीं, वो एक जगह बैठता ही नहीं, घूमता रहेगा। एक जगह घूमने लग जाएगा, चीजें घूमती पसंद होने लग जाएंगी। अपने आप से बातें करना, चिल्लाना, आवाज निकालना, हाथों को अपनी तरफ करना। पेरेंट्स सोचता है हो क्या गया। फिर पेरेंट्स अगर वो भी जागरूक होगा थोड़ा बहुत भी, तो ये एक एक्सट्रीम लेवल पे जाकर फिर वो जाकर कंसल्ट करेगा। तो फिर भी हमारे पास अगर 3 साल में बच्चा आ जाता है तो हम लोग थोड़ा उसका डायग्नोसिस कर देख लेते हैं किस वजह से उसके अंदर ऑटिज्म आया, क्या कारण है। थोड़ी उस पे अंदर थेरेपी होती है, उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको हम निकाल दें। अब जो बच्चा 5 साल 6 साल का आया उसके अंदर तो वो ऑटिज्म हो गया एक तरह से, ही मानो आप, कूट के भर गया उसके अंदर। उसको हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि तो बहुत मतलब उसमें एज ग्रुप का ऐसा रहता है, जैसे बच्चा 3 साल का है, ठीक है, अब उसके अंदर जो बीमारी आई है तो उससे उसका जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। अब बच्चा 3 साल का, लेकिन वो जो बिहेव कर रहा है वो 1 साल के बच्चे का कर रहा है, तो हमें ट्रीट 1 साल के बच्चे के हिसाब से करना पड़ता है। अब वो बैठ ही नहीं रहा, वो तो जो 1 साल का बच्चा वैसे अगर हम किसी नॉर्मल प्रैक्टिशनर के पास लेके जाएंगे जो सर्दी गर्मी की दवाएं देते हैं, तो वो तो कैसे समझ पाएंगे इस चीज को? मुश्किल है ना, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसका जजमेंट करना भी एक स्पेशल ट्रेनिंग की बात कर सकते हैं भाई। आपके हमारे नॉर्मल के तो समझ में आना मुश्किल है कि भाई हो सकता है बच्चा वैसी स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़ा है, लेकिन हम उसके पीछे की बैकग्राउंड को समझना बहुत मुश्किल है। तो स्पेशल ट्रेनिंग ही चाहिए, क्योंकि हम देख कर ही पहचान लेते हैं कि इस बच्चे में क्या समस्या है, क्योंकि ट्रेनिंग ली हम लोगों ने। तो उसमें क्या होता है, ऐसे लगातार केस आने लगे हमारे पास। तो ऑटिज्म बच्चों में क्या होता है, ऐसे बिहेवियर इशू बहुत ज्यादा, सेंसरी इश्यूज रहते हैं, मतलब टच की, और बच्चा अपने आप को टच करेगा, आपको टच करेगा, फीलिंग उसकी ऐसी हो जाती है। तो उसको फिर हम लोगों ने ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है स्टार्टिंग में, ताकि उसके सेंसरी इशू को खत्म किया जाए, उसके बिहेवियर इशू खत्म किया जाए, उसको उस एनवायरनमेंट से निकाला जाए। तो लोगों को अवेयरनेस करना स्टार्ट करा हम लोगों ने कि ऑटिज्म इस तरह से होता है, मोबाइल चलाना बंद करो। कभी कभार कोई दे दिया वो चल जाता है, लेकिन बिल्कुल मोबाइल नहीं देना बच्चों, छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं देना मोबाइल, ताकि मोबाइल से उसमें समस्या बढ़ती ही जाएगी। तो अवेयरनेस होगा तो आप मोबाइल नहीं दोगे तो कम से कम। मैं चाहूंगा दर्शकों को एक बार आप खास हिदायत दें कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, और आप ध्यान से सुने एक बार। और छोटे बच्चे जो 1 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, मेरी बिल्कुल सलाह है कि उनको मोबाइल से दूर रखा जाए, बिल्कुल मोबाइल नहीं दी जाए। अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं तो यूँ मानो आप उसको जहर दे रहे हैं एक तरह से, क्योंकि वो एक ना एक दिन जाकर उसके अंदर एक ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म जैसी समस्या उसके अंदर पैदा हो जाएगी। वो एक्चुअल एनवायरनमेंट से हट जाएगा और लगातार वो बिहेवियर इशू बढ़ते जाएंगे और एक वो बीमारी पे ग्रसित हो सकता है। तो ये एक स्पेशलिस्ट की सलाह है जो इस फील्ड में कई सालों से हैं और इस तरह के बच्चों के साथ ये काम करते हैं, और इनसे अच्छा इस चीज़ को कोई नहीं समझता। आज ही वो दिन होना चाहिए कि आप इस चीज़ को समझें। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं, आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं अगर कोई ऐसी स्थिति में है और हमारे इस वीडियो को देखकर अगर वो सचेत हो सकते हैं और अपने बच्चों को बचा सकते हैं, तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। और छोटे बच्चे में कोई सिम्टम है जो पहचान हो सकती हो? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर अपन उसमें सिम्टम भी पता लगते हैं, जैसे बच्चा है रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा आप यूँ हाथ रखोगे मुट्ठी बांध लेगा, हाँ बिल्कुल करते हैं। हाँ, कई बच्चे होते हैं ऐसे आप यूँ रखोगे तो मुट्ठी नहीं बांधेंगे। अच्छा, समस्या है, प्रॉब्लम है। ये चेक करने का तरीका है। हाँ, अगर उसका रिफ्लेक्शन ही सही नहीं है तो मतलब उसके अंदर कोई नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है। ठीक है। सेकंड हम देखेंगे छोटे बच्चा जो होता है, ऐसे 3 महीने का, 4 महीने का जो एक्चुअल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उससे अगर डिले चल रहा है आपका बच्चा, ठीक है, तो समस्या है। बच्चे की अगर ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, जैसे मतलब एक 6 महीने का बच्चा बैठना शुरू कर देता है, अगर बच्चे ने 6 महीने 7 महीने का होते होते बैठना शुरू नहीं करा, दैट मीन्स कि उसकी ग्रोथ स्लो है। ये भी आइडेंटिफिकेशन साइन है। तो अपन को उसकी ग्रोथ
मतलब उसकी ग्रोथ देखते चलना है उसकी। जी जी। जैसे अगर बच्चा 8 महीने में घुटने घुटने चल रहा है, जी बिल्कुल सही बात है, 9 महीने 10 महीने बच्चा खड़ा हो जाता है, 12 महीने 13 महीने तक कोई दिक्कत नहीं, 1-2 महीने का चलेगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गैप ज्यादा हो जाता है, सपोज करो 18 महीने का हो गया बच्चा, चल ही नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, बिल्कुल सही समस्या। बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं, इसलिए वही रीजन कि इसके पापा लेट चले थे, इसके वो लेट चले थे, तो चल जाएगा। सही बात है, उसको टाइम को निकाल देते हैं वो लोग। बिल्कुल सही। अगर सही समय पे अवेयरनेस आ जाए उसको कि यार 14 महीने 15 महीने का बच्चा हो गया, चल नहीं पा रहा, 14-15 महीने का बच्चा मम्मा कुछ वर्ड बोल लेता है, बिल्कुल बोलता है, इजी आराम से इंडिकेट कर देता है, समझा देता है ये चीज चाहिए उसको। मेरा तो पर्सनल नोटिस किया हुआ है कि जो कन्या होती हैं, हमारी बेटियां होती हैं, वो तो 11वें महीने में ही बोलने लगती हैं और 9वें और 9वें महीने में ही चलने लग जाती हैं। लड़के उनसे 1-2 महीना बाद शुरू करते हैं, लेकिन अगर इस लेवल को भी कोई पार कर जाता है और वो कई महीने का अंतर बढ़ जाता है, तो फिर वो सोचने वाली बात। तो शोएब भाई, इस बारे में और बताइए कि जिन बच्चों को आप ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं जिसके साथ में, तो उनकी जर्नी कैसी रहती है आपकी ट्रेनिंग के बाद में? क्या उन्होंने किस फील्ड में आगे काम किया, कुछ अचीवमेंट किए, तो उसके बारे में बताइए कि आपकी ट्रेनिंग के बाद में बच्चों ने क्या क्या अचीव करा, किस तरीके से वो आगे फ्यूचर में बढ़े इस बारे में। जो हमने बच्चे ट्रेन करे हैं, जो हमारे पास बच्चे हैं जो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं जी, उन बच्चों को पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि उनका गोल क्या है। मतलब हम लोगों को पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इनको इतने टाइम में निकालना है। जो बच्चा सही समय पे आता है वो निकल जाता है जी। जो नहीं निकल पा रहा उसके अंदर डिसेबिलिटी आ गई है, अब वो ताउम्र नहीं जाएगी, मतलब जिंदगी भर रहेगी, जिसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। या एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई बच्चा हमारे पास किसी कमी के साथ आया था, हमने उस पर वर्क किया, एक लेवल तक हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला पाए, बिल्कुल, लेकिन अब उससे ज़्यादा की उसमें गुंजाइश नहीं हो सकती। ठीक, तो वो उसको लेवल पर लिया है हम लोग, अब उस पर पोजिशन मतलब उसका सेट कर दिया उसको। अब वो निकल तो नहीं सकता लेकिन काफ़ी हद तक ठीक है। हाँ। तो हम उसको अब इसलिए क्या करते हैं, हम लोग उसमें सबसे बेस्ट है इनके लिए स्पोर्ट्स। जी बिल्कुल। फिर हम उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं वहाँ से कि अब एजुकेशन पार्ट चल ही रहा है, थेरेपी भी चली रही है, अब इनको डालो स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है। तो हम मेरे पास काफ़ी, मेरी खुद की एकेडमी चलती है, दिशा स्पोर्ट एकेडमी कोटा के अंदर। बिल्कुल। तो उसमें मेरे पास 14 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, मेल फीमेल मिलाकर। ठीक है। तो हम लोग शुरुआती में हमने एक प्रोग्राम चला रखा यंग एथलीट, ठीक है, जिसमें हम लोग 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक के बच्चों को यंग एथलीट में डालते हैं हम लोग। ठीक है। और उनको वहाँ से हम ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कि उनको फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं, उनका फिजिकल वाली जो फिटनेस ट्रेनिंग है वो सब देते हैं हम लोग, है ना। उनकी जो स्किल्स है उनको निकालते हैं ना, क्या कैसे खेलना है, उन सबको हम वर्क करते हैं। फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि वो बच्चा किस गेम में जाएगा। ठीक है। हाँ, मतलब उसकी स्पेशलिटी किस तरफ दिख रहा है। जैसे हमारे पास फुटबॉल भी है, हाँ, बैडमिंटन भी है, बॉची भी है, एथलेटिक्स, सारे तरह के गेम्स हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हूँ स्पेशल ओलंपिक्स भारत का, कोटा का। वेरी गुड। तो मेरे पास खुद की अपनी एकेडमी है, तो वहाँ हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बच्चा ट्रेनिंग के बाद, यंग एथलीट के बाद कौन से गेम जोन में इसे डालेंगे। सही बात। तो मेन हमारा यहाँ मैं सर को रोकूंगा, शोएब भाई जो हैं ओलंपिक कमेटी के मेंबर हैं, जिसमें जो डिसेबल्ड बच्चे ओलंपिक में पार्ट लेते हैं, ठीक है, उस कमेटी के मेंबर हैं, और इनके द्वारा ट्रेन किए बच्चे उन ओलंपिक्स में पार्ट लेते हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए है ये, अगर आपके पास आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जो होनहार है, होशियार है, तो शोएब सर से कांटेक्ट करके उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन का आप व्यवस्था करवा सकते हैं, जिससे उस बच्चे का भविष्य सुनहरा और चमकदार बने। जी शोएब भाई। बिल्कुल। तो उसके बाद हम लोग उनका उस गेम में उसको डालना है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है। जैसे कोई बच्चा अच्छा खेल रहा है, उसकी रनिंग अच्छी है, फिटनेस अच्छी है, तो हम उसको फुटबॉल में डाल देते हैं। किसी की स्किल अच्छी है लेकिन रन नहीं कर पा रहा, थोड़ा फिजिकल ऐसा है, बैडमिंटन कर देते हैं अगर हैंड का अच्छा है। कोई बच्चा ऐसे इंटेलेक्चुअल में उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, ऐसे कोई 60% 70% है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाया, समझ नहीं पा रहा, तो हमने एक गेम निकाला है, मतलब हमने क्या मतलब गेम है इंटरनेशनली बोची, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, मैंने पहली बार सुना है ना। तो बोची गेम में क्या होता है, एक 20-60 फीट का एक कोर्ट होता है जी, उसमें बॉलें होती हैं। अच्छा। 4, एक छोटी बॉल होती है, पलीना बोलते हैं, व्हाइट कलर की। अच्छा, ठीक है। कुछ करना नहीं होता, 2 टीम होती हैं, एक टीम के पास रेड बॉल है, एक टीम के पास ब्लू बॉल है जी। एक टीम, वो पलीना जो छोटी बॉल है, उस बॉल के पास जिसकी बॉल नजदीक जाएगी, अच्छा, वो जीत जाएगा, बस वो जीत जाएगा। और ये इंटेलेक्चुअल बच्चों की सबसे बेस्ट गेम है। बेस्ट गेम है। उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा है कि आपको बॉल को थ्रो करना है और वहां तक पहुंचाना है। सही बात है। जो कुछ नहीं कर पाते हमारे लिए उसके लिए भी गेम है। सही बात। तो हम उसको उसमें डाल देते हैं। कोई बच्चा ऐसा है कि वो कर नहीं पा रहा, रनिंग कराते हैं 100 मीटर 200 मीटर, सबके लिए रिले है हमारे पास, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, सही बात है, टेबल टेनिस है, साइकिलिंग है। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं कोटा के अंदर इन सारे गेमों में। तो शुरुआत हम लोग इन चीज़ों से करते हैं। अब हमने अपनी एक टीम बना ली है। फुटबॉल की टीम अलग कर दी हमने, बैडमिंटन की अलग कर दी, सारी टीमें हमने बना दी कि बच्चा इस गेम में जाएगा। कोई बाद में भी आता है, सपोज करो कोई बच्चा 12 साल का 15 साल का 16 साल का भी हमारे पास आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम उसे ट्रेन कर देते हैं। गेम में देख लेते हैं कि यार इसकी एबिलिटी कैसी है,
सही है। तो रिसेंटली हम लगातार, मैं 2008 से ओलंपिक में जुड़ा था। बिल्कुल। मैंने सबसे फर्स्ट 2008 के बाद 9 में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था स्पेशल एजुकेशन का, जो मैंने भोपाल से करा था। आती 2010 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। ठीक है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अभी ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे शोएब भाई के साथ, कि यहाँ पे जो आपका जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। ठीक है, ये जो समस्या है लगातार बढ़ रही है और इसमें जो ट्रेनर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक इन्फॉर्मेशन जा रही है कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए फिज़िकल ट्रेनर की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और गवर्नमेंट इस पे बहुत काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी इस पे काम कर रहा है। तो इस प्रोफेशन में जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बारे में शोएब सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको गाइड कर देंगे कि किस तरीके से और कहाँ से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जी शोएब भाई। तो 2008 में मैंने स्पेशल ओलंपिक्स ज्वाइन करा था फर्स्ट टाइम। उसके बाद उस टाइम मैं शुरू से पहले मुझे फुटबॉल का बहुत शौक है, फुटबॉल और क्रिकेट 2 गेम में खेलता हूँ शुरू से, फुटबॉल या क्रिकेट। तो फुटबॉल में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही है। अच्छा। तो 2008 का ओलंपिक ज्वाइन करा, उसके बाद ट्रेनिंगों में जाना स्टार्ट करा। नॉलेज तो थी नहीं, नए थे उस टाइम में भी कोर्स कर आया था कि स्पोर्ट्स के तो होते हैं, ओलंपिक के क्या गेम्स होते हैं। सही बात है। तो 2010 या 10 के टाइम पे एक प्रोग्राम चला था लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ग्वालियर में, मास्टर ट्रेनर का। वो 7 डेज का प्रोग्राम मैंने अटेंड करा, मैं मास्टर ट्रेनर बन गया कोटा का उस टाइम। ओके। मैंने पूरा हमें ट्रेन करा कैसे बच्चों को स्पोर्ट कराते हैं, किस तरह से इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इनका गेम्स और अब नॉर्मल गेम दोनों सेम ही है, लेकिन रूल्स में थोड़े बहुत चेंजेस हैं। सही बात। कोर्ट है इनका, हम कोर्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं अकॉर्डिंग इनके, उनका नॉर्मल बड़ा, इस तरह से। तो वहाँ हम लोगों ने सीखा, मैं मास्टर ट्रेनर बना। उसके बाद लगातार मैं इन बच्चों को ट्रेनिंग देता रहा। बिल्कुल। फिर मैंने अपनी एकेडमी खोल ली। जी। उसके बाद हमने डिसाइड करा कि कौन सा बच्चा किस गेम में जाएगा जी। सारा। फिर हमने फुटबॉल पे ज़्यादा फोकस करा, जी। और गेम पे भी फोकस कर रहे हैं, फुटबॉल पे मेरा मेन है जिस पे। तो लगातार उनको प्रैक्टिस कराना, किस तरह से स्किल करना, क्योंकि चैलेंजिंग काम इतना ज़्यादा है कि अब बच्चा हमारे पास आया, अब उसे तो कुछ आता ही नहीं है, और नॉर्मल बच्चा भी नहीं है। ठीक है, चैलेंजिंग बच्चा है आपके लिए। सही बात है। तो चैलेंजिंग के साथ आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो चीज़ आप एक बच्चे को बताओगे वो एक बार में समझ जाएगा, इसको आपको 50 बार बतानी पड़ेगी। सही बात। और आपको उस टाइम अग्रेसिव भी नहीं होना, सही बात। वरना वो उसको लगेगा कि सर मुझे डांट रहे हैं, या फिर वो डिमोटिवेट हो जाएगा। सही बात है। वो जितना लेवल ऊपर चढ़ा होगा वो उतना ही वापस नीचे चला जाएगा, फिर दोबारा से पूरी मेहनत होगी। तो उसके जैसा बनकर उसको सिखाना पड़ेगा। छोटे बच्चे आते हैं कि भैया फ्री माइंड छोड़ दो, पहले करने तो जो कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, देखो ऑब्जर्व करो, खाली माहौल से अवेयर हो जाए, आसपास देखे बच्चे कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तब फिर उसका भी इंटरेस्ट जागेगा करने का। क्योंकि बच्चे आते हैं डर जाते हैं, वो दूसरे बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे। वो स्टार्टिंग में जब उनके अंदर ये भावना आ जाएगी हम कर नहीं पाएंगे, तो वो कैसे करेंगे। सही बात है। तो पहले तो उनके अंदर से निकालना है कि नहीं आप कर सकते हो, आपके अंदर वो बात है, आप नॉर्मल से ज़्यादा अच्छे हो, नॉर्मल से ज़्यादा अच्छे हो। क्योंकि मैंने वो प्लेयर भी देखे हैं जो नॉर्मल को फेल करते थे। हमने हमारी टीम बनाई थी, हमारी टीम बनाई थी, हमने नॉर्मल से मैच कराया था हमारी टीम का, नॉर्मल बच्चों को हरा दिया था उन्होंने। सोचो आप। तो वो उनके अंदर वो एबिलिटी आ सकती है, लेकिन आपको उसके अंदर वो लानी पड़ेगी। उनके अंदर हौसला, उनको मोटिव करना है बहुत ज़्यादा कि नहीं बेटा आप कर सकते हो, आपके अंदर वो बात है, आप किसी से कम नहीं हो। तो हम वही ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पर। हम लोग ज़्यादातर उनका माइंड को डाइवर्ट करते हैं, माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हम लोग को। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ माइंड को भी हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि नहीं आप करोगे, आप किसी से अपने आप को कम मत समझो, आप कर सकते हो। और रिसेंटली उदाहरण ये है कि लगातार हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते गए, हमने टीमें उतारी हमारी, स्टेट लेवल पर हमारे सारे बच्चे गोल्ड मेडल लेकर आए। कोटा के हमने जितने बच्चे उतारे यहाँ से, एथलेटिक्स में, साइकिलिंग में, फुटबॉल में, सब ने गोल्ड मेडल लिया हमारे बच्चों ने। जो भी ये स्टेट लेवल की कंपटीशन हुए उसमें सब लोग गोल्ड मेडल लेकर आए। वहाँ से हमें चांस मिला नेशनल का सीधा। जी बिल्कुल। उसके बारे में बताइए। नेशनल की राजस्थान की टीम में हमारे बच्चे सिलेक्शन हुआ। जी। अभी रिसेंटली 2025 की बात में बताऊं, इससे पहले भी हमने लिए, लेकिन अभी रिसेंटली 2025 में कोलकाता के अंदर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप थी, जिसमें राजस्थान की टीम में हमारे मेरे खुद कोटा के 4 बच्चे थे, बाकी राजस्थान की पूरी टीम बनकर हम लोगों ने टीम उतारी थी वहाँ पर। मेल फीमेल दोनों टीम उतारी थी हमने, और हम लोग वहाँ पर खेलने गए। तो हम लोगों ने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जिताया। जी दोनों टीमों ने नहीं, सिर्फ वो फीमेल टीम को सिल्वर मिला। अच्छा। और मेल टीम को गोल्ड मिला। बॉयज ने तो गोल्ड जीता और फीमेल ने सिल्वर जीता। अचीवमेंट तो रहा ही, क्या बात है। तो उन्होंने इतनी मेहनत करी, अपना मतलब उन बच्चों का जज्बा था ये कि यार उनको पता है कि बेटा आप डरना नहीं है, आपको खेलना है, आपको अपना बेस्ट देना है, बस जो हमने सिखाया वैसा करना है। अगर आप हारते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। उनको ये भी नहीं करना कि आप हार गए तो नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हार गए फिर जीतेंगे अपन। खेलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनको पूरा सिखाया करा। हमने पहला गोल उठाया कोलकाता के अंदर राजस्थान की टीम नेशनल में। उसके बाद फिर हम इसमें एक गेम और होता है फुटसल, जो भी नया रिड्यूस हुआ है, अभी
पिछले 5-6 साल से। जी जी जी। तो मुझे भी फर्स्ट बार में 2023 में मेरा टूर था जर्मनी वाला। अच्छा। तो उसमें मेरा चांस लग रहा था जाने का। तो उस टाइम में गया था रिसेंटली, सर ने कहा, एरिया डायरेक्टर ने, DK सर है हमारे एरिया डायरेक्टर जी जी जी। राजस्थान के, उनका कॉल आया कि शोएब सर आपको एक बच्चा दे रहा हूँ राजस्थान का, उसको नेशनल में खिलाकर लाना है आपको, ठीक है। सीधा नेशनल में जाना है आपको, खिलाकर लाना है, फुटबॉल है। ठीक है सर, मैंने चले जाऊँगा, मैं लेकर उसको पहुँच गया वहाँ पर। रिसेंटली मुझे जाकर पता लगा कि आप फुटबॉल में नहीं हो, आप फुटसल में हो। फुटसल में बच्चा भी कहने लगा सर फुटसल होता क्या है वहाँ पर। खेलने आ गए नेशनल, मुझे खुद को पता नहीं फुटसल क्या है, बच्चे को भी पता नहीं फुटसल क्या है, कि फुटसल क्या है सर मुझे तो नहीं आता, मैं नहीं खेलूंगा सर फुटसल में। मैं तो फुटबॉल के लिए आया था। यार मैं भी सोचने लगा, मैंने कहा सर्च करूँ फुटसल के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं मिली कि यार कि इसके रूल्स क्या हैं, इसकी गाइडेंस क्या है, कुछ नहीं। ठीक है बेटा, मैंने कोई बात नहीं, करते तो हैं, चल तो सही। तो उनने वहाँ पर फुटबॉल की तरह सारा सब कुछ कराया, क्योंकि फुटसल क्या है, फुटबॉल दोनों सेम गेम है। अच्छा। फुटसल सरफेट पे खेला जाता है, हार्ड सरफेट जो होती है। फुटबॉल ग्रास पे खेला जाता है और फुटसल सरफेट पे, मतलब हार्ड सरफेट होती है। फुटसल इंडोर है, फुटबॉल आउटडोर है। अच्छा, इतना सा फर्क है बस। वो इंडोर है, वो इंडोर खेला जाएगा, आपका हार्ड सरफेस बनाई देगी, उस पे खेला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पूरा काम फुटबॉल की तरह ही सारा है, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशन सब कुछ। बाकी इतना सा अंतर है, हमने इतना सा अंतर, कोई दिक्कत नहीं, उसके समझ में आ गया। हम लोगों ने खेला, बच्चा खेलनी फुटबॉल है तो उसको वहाँ खिलाया, तो उस टाइम पता लगा फुटसल है। तो फिर आने के बाद मैंने वहाँ से रिसेंटली मैंने एक टीम फुटसल की बनाई अपनी। अच्छा। और लगातार दोनों टीमों को हम लोग 7 पार्टिसिपेट कराते थे, दोनों टीम बनाई। 2026 में अभी रिसेंटली फरवरी के अंदर हम लोग ने फरीदाबाद नेशनल चैंपियनशिप फुटसल 2026 में फरीदाबाद में नेशनल चैंपियनशिप फुटसल में हमने हमारी टीम उतारी राजस्थान की वापस से। ठीक है। और हम पूरी राजस्थान की टीम उतारी, राजस्थान के बच्चे। आपके इंस्टीट्यूट के कितने बच्चे थे? मेरे इंस्टीट्यूट के उसमें 3 बच्चे सेलेक्ट हुए। 3 बच्चे थे, बढ़िया। और वापस से हमने स्वर्ण पदक जीता, वापस गोल्ड मेडल जीता। कौन सी लोकेशन की बात है ये? अभी 2026 की बात है बस। और जगह कौन सी थी? जगह थी फरीदाबाद। वो भी नेशनल चैंपियनशिप थी। तो लगातार बैक टू बैक हमने 2 साल में 2 गोल्ड दे दिए राजस्थान को। सर भी हमसे बहुत खुश हो गए कि यार क्या बात है, टीम अच्छी बना रहे हो, सिलेक्शन भी ले रहे हो। सही बात है। अगला मोटिव है आपको इन बच्चों को इंटरनेशनल ले जाने का। ठीक है। हमने कहा कि आप गोल्ड मेडल जीत गए, आप बच्चे आगे सेलेक्ट भी हो गए हमारे इंटरनेशनल के लिए, वो चल रहे हैं। अब रूल्स उसमें क्या होता है, इससे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट निकालना है। जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करें, डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे गोल्ड जीते उनको हम स्टेट भेजेंगे। अब स्टेट में जो बच्चे गोल्ड लेकर आए वो नेशनल जाएंगे, और नेशनल में जो बच्चे गोल्ड लेकर आए उनका चांस लगता है इंटरनेशनल के लिए। लेकिन उसमें सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा होता है कि आप नेशनल चैंपियनशिप में आप गोल्ड लिया है, ठीक है, तो उसमें और बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं, दूसरे बच्चे। एक टीम बनती है, पूरे इंडिया से आते हैं, क्योंकि ऑल ओवर पूरी इंडिया की टीम आती है, सारे बच्चे सिलेक्शन होते हैं। अब ये नहीं कि आपने गोल्ड लिया है तो आप इंटरनेशनल पहुंच भी जाओगे। उसमें राउंड होते हैं, फिर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, बेस्ट में से बेस्ट निकालते हैं। हर राउंड में सिलेक्शन चलते थे, वो छटनी होती रहती है। जैसे स्टार्टिंग में आए अपने पास 100 बच्चे, तो 100 में से सीधे कट जाएंगे, सीधे बच जाएंगे, वो 30 बच्चे, बस 70 बच्चे वहीं बाहर हो गए आपके। अब हर राउंड में से आपके 5-5 बच्चे बाहर होते जाएंगे। लास्ट के जो 16 बच्चे बचेंगे या 15 बच्चे बचेंगे तो वो सेलेक्ट होंगे इंडियन। तो वहाँ से हम लोगों को चांस मिला इंटरनेशनल की, कि हमारा सिलेक्शन हो गया हमारे बच्चों का। कुछ बच्चे का हो गया, कुछ का नहीं हो पाया। कोटा से जैसे हमारे कोटा से एक मुकुल शर्मा था हमारा बच्चा, उसका सिलेक्शन हुआ था। राजस्थान से एक आजिम तोकीर था पार्टनर के रूप में, अच्छा, उसका सिलेक्शन हुआ था। एक जयपुर से था कबीर टांक, उसका सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसे हमारे सिलेक्शन, और मेरा एज ए कोच के रूप में सिलेक्शन हुआ था। कोच भी ऐसे इंडियन से पूरे 50 कोच आते हैं। शोएब भाई, इनमें से कोई बच्चा अवेलेबल हो पाएगा अपने पास अगर अपन उसको बुलाना चाहेंगे? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल जैसा आप बोलेंगे। अगर उसको भी लेके आएंगे। एक्चुअली एक्सपीरियंस तो बच्चा ही बता पाएगा कि वो क्या प्रॉब्लम में था, कैसे उसने मेहनत करी और क्या उसका अचीवमेंट रहा। करेंगे, इसको भी लेके आएंगे बच्चे। तो हम लोग को क्या, वहाँ से 3 बच्चे हमारे सिलेक्शन हुए। एक आज मैंने आपको नाम बताया, मतलब एक थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहता हूँ, यूनिफाइड पार्टनर गेम्स क्या होते हैं, यूनिफाइड के बारे में लोगों को थोड़ा अवेयरनेस नहीं है। आजकल क्या है, समाज में इन बच्चों को क्या है, थोड़ा सा मतलब वो रिस्पांस नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। स्पोर्ट्स में भी जाते हैं तो अगर नॉर्मल कहीं जाएंगे आप, तो वो उतना रिस्पांस नहीं देते कि हम नहीं सिखा पाएंगे इसको, कैसे होगा, स्पेशल टीचर के पास जाओ या स्पेशल कोच के पास जाओ। सही बात है। तो हम लोगों ने क्या है, मतलब एक यूनिफाइड पार्टनर कर एक होता है, इसे यूनिफाइड गेम्स होते हैं आजकल। यूनिफाइड गेम का मतलब ये होता है कि स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे दोनों को साथ में खिलाते हैं। अच्छा, हौसला अफजाई के लिए। मैंने देखा है इसको एथलीट को, वो एक लेडी है ना जिनके वो हस्बैंड तैयार करते हैं उनको, वो ब्लाइंड है या उनको दिखता नहीं है, उनकी मैंने रेसेस देखी हैं जिसमें वो एक अपने बडी के साथ में पैचअप करके, शायद ये वही उसी नहीं, तरीका होता है। वो तरीका, हाँ वो तरीका होता है, लेकिन ये ब्लाइंड बच्चों का है। अच्छा, जैसे हम लोग तो इंटेलेक्चुअल के लिए काम करते हैं, तो हमारा पैटर्न अलग है, मतलब उसी से मिला जुलता है। बिल्कुल, ठीक है। सब डिसेबिलिटी अलग अलग है, सबका अलग अलग पैटर्न है। जैसे हम लोग इंटेलेक्चुअल के लिए काम करते हैं तो हम लोग का पैटर्न अलग है। तो उसमें क्या होता है, यूनिफाइड पार्टनर हम लेते देते हैं उनको। अब बच्चा क्या है, स्पेशल है ना जी, या विशेष योग्यता, अपन ज्यादातर उसको यही यूज करेंगे ताकि किसी को एक मतलब उसको बुरा नहीं लगे और एक अच्छा शब्द भी लगे ना। तो मैं ज्यादातर विशेष योग्यजन या ऐसे वर्ड बोल रहा हूँ ताकि वो लगे ना। सही है।
तो इसे बच्चा विशेष योग्यजन है जी। अब कई बार हीन भावना आ जाती है कि यार वो तो बहुत अच्छा खेल रहा है, मैं तो खेल नहीं पा रहा। सही बात। तो पार्टनर को ये सिखाया जाता है भैया आपको ऐसा नहीं करना कि आप गोल मार रहे हो, हाँ, आप खेल रहे हो तो बच्चा तो रह जाएगा। आपको यूनिफाइड पार्टनर इसलिए बनाया कि आपको इसको खिलाना है, सही खुद नहीं खेलना, आपको तो आता है खेलना, हाँ। आपको उसको साथ लेकर चलना है। तो यूनिफाइड पार्टनर का काम होता है एथलीट को खिलाना, कि उसको बोल देना पास तू गोल मार, बिल्कुल उसका काउंटर पार्ट है। वो उसको साथ लेकर चलना कि आगे बढ़, उधर तो बैक कर आगे बढ़, ले बोल खुद नहीं मारना, उसको देना है, वो मारेगा गोल, ताकि उसका मोटिव बने, उसे लगे कि हाँ मैं साथ में खेल रहा हूँ। तो लगे लोगों को लगे कि समाज में कि ये बच्चे किसी से कमजोर नहीं है। हाँ, ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। वो रिसेंटली मैं भी बताने वाला हूँ आपको कि बीच में मैंने आपको एक चीज बता दी यूनिफाइड पार्टनर क्या करता है, ताकि लोगों को यही पता लगे कि यूनिफाइड गेम्स भी होते हैं जिसमें एक कॉमन प्लेयर होता है और एक अपना स्पेशल प्लेयर होता है, दोनों मिल के खेलते हैं, साथ में खेलते सपोर्ट करते हैं। उसमें रेशो भी ये रहता है हमारा, जैसे अभी हमने वर्ल्ड कप की टीम बनाई थी 16 की, तो उसमें 9 प्लेयर तो स्पेशल थे एथलीट हमारे और 7 प्लेयर थे नॉर्मल। और जो हम लोग 11 साइड मैच उतारेंगे हमारी टीम, तो उसमें 6 प्लेयर हमारे स्पेशल होंगे एथलीट और 5 प्लेयर होंगे नॉर्मल। तो ऐसे कंबाइंड टीम बनाई है। बढ़िया। तो रिसेंटली हमारा, जैसे मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ, 3 बच्चों को हमारे सिलेक्शन हुआ वहाँ से, ठीक है, फुल ट्रेनिंग दी। अब राउंड 1 में हमें बुलाया पीपीटी कैंप फर्स्ट के अंदर, ठीक है। अब ये तो चैंपियनशिप तो अलग हो गई, अब नेशनल कैंप था। ये नेशनल कैंप ये कहाँ लगा था? ये लगा था हमारा ग्वालियर में। ये ग्वालियर, ठीक है। और ये लगा था हमारा अप्रैल 2026 में लगा था फर्स्ट वाला कैंप। उसमें हमारे जो सेलेक्ट एक शॉर्ट लिस्ट आती है वहाँ से कि ये बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए और ये बच्चे वेटिंग में है, मतलब, ठीक है। तो ये शॉर्ट लिस्ट होता है, वो आगे राउंड में जाता है, जो वेटिंग होता है वहीं रुक जाता है। अगर उनमें से कोई बच्चा ड्रॉप होता है तो पीछे से आ जाता है ना, ठीक है। तो हमारे यहाँ से एज ए कोच मैं गया, मेरे साथ एक यूनिफाइड पार्टनर आजिम तोकिर गया, जयपुर का एक बच्चा था कबीर टांग एथलीट के रूप में स्पेशल चाइल्ड हो गया, एक मुकुल शर्मा कोटा का ही बच्चा था हमारी एकेडमी का, उसका सिलेक्शन वो भी एथलीट था। तीनों बच्चे लेकर मैं पहुँच गया ग्वालियर। सही है। अब वहाँ पर जाने के बाद सबका बच्चों को एक साथ ही रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं करते अलग अलग है, यूनिफाइड पार्टनर नहीं, सबको एक साथ रखा। उसके बाद वहाँ से अब होती है आपकी असेसमेंट फुटबॉल का, कि इसके अंदर कितनी स्किल है, कितना इसका मतलब शूटिंग कितनी अच्छी करता है, ड्रिबलिंग कितनी अच्छी करता है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, सब नोट की जाती है, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, कितना बच्चा, क्योंकि एक तो टीम वर्क में एक साथ में कर लेता है, एक इंडिविजुअली कैसी खेल रहा है वो, कितनी पासिंग कर सकता है, कितना सारा चीज़ें वहाँ पर वो देखते हैं वो लोग। पूरे 5 डेज या 6 डेज का कैंप लगता है हमारा, उसमें सारी चीज़ें देखते हैं वो लोग। ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको किस तरह से खेलना है, कैसे खेलना है, कोचेस को भी बताते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पर नेशनल लेवल के आते हैं और कि आपको किस तरह से इनको ट्रेन करना है, सारी चीज़ें। हमारा भी इंटरव्यू होता है, ऐसे हमारी भी वहाँ पर गेम्स होते हैं कि कोचेस का ही मैच होता है, वो देखते हैं कोचेस को लगा कौन कितना अच्छा खेल रहा है, वो इंटरव्यू भी लेते हैं हमारा, कि नॉलेज देखते हैं कितनी नॉलेज है आपको गेम की। तो वहाँ से फिर वापस शॉर्ट लिस्ट होते हैं बच्चे, ठीक है। वहाँ से उनको लगता है वहाँ पर टॉप 30 बुलाते हैं, उसमें से वो स्टार्टिंग के टॉप 25 ही रखते हैं, 5 को बाहर कर देते हैं। कोच आए जैसे वहाँ पर 12 कोच आए सेलेक्ट होकर 15 में से, तो उनमें से वो 3-4 कोच को आउट कर देंगे, फिर 8 रख देंगे, ऐसे फिर अगले राउंड में बुलाएंगे आपको पीपीटी कैंप 2 में। मतलब प्लेयर्स का तो छटनी चलती रहती है, कोचेस की भी चलती रहती है साथ साथ। भाई आगे उनको ही संभालना है, टीम को ही संभालना है, उसमें से भी छान के निकालते हैं कि हाँ भैया ये बिल्कुल बढ़िया वाले जो हैं ये संभालें। अब सबसे बड़ी चैलेंजिंग काम वहाँ पर ये भी होता है कि जैसे अपन नेशनल पीपीटी कैंप अटेंड कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे सेलेक्ट होकर आते हैं वहाँ पर। सही बात है, बिल्कुल। केरला के, इधर से अपन बात करें ये साउथ के, उन्हें हिंदी नहीं आती, उनके साथ दिक्कत रहती है। हाँ, और बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं, तो इंग्लिश भी नहीं आती, वो अपनी वही कन्नड़ तमिल यही भाषा बोलते हैं। अब वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है वहाँ पर कि उनको कैसे ट्रेन किया जाए। तो उसके लिए भी हमने हमारे अभी इस बार रिसेंटली केरला से हमारे 3 बच्चे सेलेक्टेड थे जी, जो हमारी नेशनल इंडियन टीम के अंदर, और पौंडुचेरी से एक यूनिफाइड पार्टनर सेलेक्टेड था। इसके अलावा उधर की साउथ की साइड से 2-4 बच्चे और सेलेक्टेड थे, मतलब। तो उनको हम लोगों ने, जैसे यूनिफाइड पार्टनर है उसको उसकी लैंग्वेज आती है तमिल थोड़ी, तो हमने यूनिफाइड पार्टनर से कांटेक्ट मतलब कनेक्शन बनाया कि इंग्लिश में थोड़ा बातचीत करके उसको कहा कि तू ट्रांसलेट कर, थोड़ा सा हमने यूज करा ऐप्स का, वहाँ से हमने निकाली हिंदी में, बोला उसको तमिल में कन्वर्ट करके सुनाया कि ये करना है ना, ताकि उसको समझ में आ जाए। बाकी बच्चे थोड़े समझदार रहते हैं, अल्टीमेटली उनको अपना स्पोर्ट्स तो पता ही है भाई, उनको गाइडेंस के लिए थोड़े बहुत इनपुट देने, तो वो किसी न किसी माध्यम तक उन तक पहुँचाने का बनाना पड़ता है। सही बात। तो वहाँ जाकर हम लोगों को राउंड 2 में वापस सेलेक्ट हो गए जी, है ना। तो उसके बाद हमें वापस में प्रैक्टिस करना, सेशन लेना, सारा सब कुछ, फिर असेसमेंट होगा राउंड 2 में वापस। क्या आपने 1 में आए थे आप लोग, घर जाके कितनी प्रैक्टिस करी, वहाँ जाकर फिर देखेंगे कि राउंड 1 में का स्कोर ये था, राउंड 2 में किसका स्कोर बढ़ रहा है, जिसका स्कोर बढ़ेगा वो राउंड 3 में जाएगा, बाकी फिर बाहर हो जाएंगे।
कोच का भी यही इंटरव्यू होगा, पूरी सारी ये तो एनडीए की तरह हो गया भाई, लेवल 1 2 3 4 5 हो गए, किसी भी लेवल पे तो छटनी हो सकती है। छटनी हो सकती है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कौन कब बाहर हो जाएगा। सही है। राउंड 3 में जाकर लगता है कि अब पता लग जाता है कि हाँ ये बच्चे सेलेक्टेड फाइनल हो जाएंगे। सही बात है। क्योंकि फोर्थ के बाद तो ये होता है, फोर्थ में जो ही बच्चे बुलाते हैं सेलेक्टेड होते हैं, सेलेक्टेड रहते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग देकर सीधे वो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो राउंड 3 तक हम लोग पहुंच चुके थे जी। मेरे राउंड 3 तक तीनों बच्चे आ गए थे। अच्छा। पार्टनर भी आ गया था, कोटा वाला बच्चा भी आ गया था और जयपुर वाला भी आ गया। गया। अब मुझे लग रहा था कि इनमें से कम इस बार तो सर ने बोला है इंटरनेशनल जाना ही है और सिलेक्शन लेना ही है। तो मैंने सिलेक्शन इस बार पूरी कोशिश की, क्योंकि मैं 2008 से लगातार काम कर रहा हूँ। तो बीच में कोविड के बाद थोड़ा सा बीच में छोड़ा था, उसे लगातार मैं ओलंपिक्स में जुड़ा हूँ, बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। मतलब ओलंपिक में जाना छोड़ा था, बाकी ट्रेनिंग तो मैं लगातार दे रहा हूँ। चांस नहीं लग रहा था कभी, कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं जाकर रुक जाते हैं। इस बार सोचा कि चांस लेना ही है, बिल्कुल अपन को भी जाना है, बच्चों को भी सेलेक्ट करवाना है हमने, ताकि थोड़ा बच्चों को भी एक मोटिव तो मिले कि यार हम लोग इंटरनेशनल जा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी भी चीज़ नहीं है। क्योंकि केरला वाले जो बाहर के बच्चे हैं अदर स्टेट के, वो बहुत शुरू से ही बचपन से ट्रेनिंग लेते हैं, लगातार ट्रेनिंग लेते थे, तो क्रीम बच्चा रहता है उनका। सही बात है, मतलब वो थोड़ा सा एडवांस होकर शुरुआत से ही तरीके से बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। यहाँ अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वो ये साल 2 साल 4 साल डिले हो जाता है। यहाँ बताऊँ मैं कैसा होता है, इसे सितंबर में हमारा चैंपियनशिप है, बच्चा आएगा हमारे पास अप्रैल में, 4 महीने पहले। क्या करेंगे हम उसका? सही बात है। वो बच्चे लेते हैं 2-3 साल से ट्रेनिंग, तो सिलेक्शन तुरंत होते हैं। हमारा बच्चा आता है 5 महीने पहले, उसे पता है कि अरे 6 महीने कर लेंगे ट्रेनिंग। कोई पेरेंट्स भी नहीं ध्यान देते कि अरे 6 महीने सर बिजी हो रहे हैं। भाई ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। बच्चा का जब चांस मिले जिस दिन, उस दिन परचम ले लाते हैं बस। ऐसा बच्चा हो कि वो कहें कि यार बच्चा कहाँ से आया। वो होता है सिर्फ ट्रेनिंग पे डिपेंड। अगर आप रेगुलरली ट्रेनिंग लोगे, रेगुलरली उसकी फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन करते रहोगे, तो आप 100% सिलेक्शन ले सकते हो। कोई बड़ी चीज़ नहीं, बिल्कुल कोई बड़ी चीज़। लेकिन जब बच्चा आएगा कि हमारा प्रोग्राम सितंबर में या अक्टूबर में, और 3 महीने पहले बच्चा हमारे पास आ रहा है कि सर मैं प्रैक्टिस करूंगा, तो कैसे निकालेंगे? वो बेसिक्स तक ही पहुंच पाएगा, फिर सिलेक्शन का तो पॉसिबल नहीं। हाँ भाई ये है कि वो ट्रेनिंग लेके खेल लेगा बस। आप स्टेट निकाल लोगे, लेकिन नेशनल में आप पॉसिबल नहीं है। नेशनल में बहुत दिक्कत बच्चे आते हैं पूरे इंडिया के। सही बात है, सही। क्योंकि इंडिया से वो पूरे इंडिया से 30 बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सोचो क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करना है, सही बात है। बहुत हाई लेवल, बहुत मतलब वो बच्चे ऐसे होते हैं नॉर्मल को हराते हैं। सही बात है। और मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत टफ हो जाते हैं खेलते खेलते। उनको गेम की नॉलेज इतनी ज्यादा होती है कि वो नॉर्मल बच्चे मतलब नॉर्मल भी नहीं हट सकते उनके आगे। कटिंग वटिंग। अब उसके बाद हमारा राउंड 3 में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद लगा कि हाँ यहाँ से हम मेरे बच्चों को निकाल सकते हैं, कि सिलेक्शन ले सकते हैं राजस्थान के बच्चों की। सही है। उसका मैंने इनसे बताया कि देखो अब ये तुम्हारा लास्ट है, करो मरो वाली स्थिति, ये कर लिया तो जिंदगी बन जाएगी भाई। सही बात है। पूरी ताकत लगा दो, मेहनत लगा दो, अपनी स्किल को बढ़ा दो, सब कुछ छोड़ दो। सिर्फ एक ही चीज़ आना है, गेम्स बस, और फुटबॉल खेलना है बस टाइम्स। और सबसे मेन चीज़ वहाँ पर सबसे चैलेंजिंग काम ये होता था कि यहाँ का दिनचर्या थोड़ा लगता है, वहाँ का एक ऐसे आर्मी में ट्रेनिंग होती है ना, वो ट्रेनिंग चलती है वहाँ पर हम लोग सबकी। सुबह 4 बजे उठा देंगे वो लोग आपको, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ग्राउंड पे रखते हैं वो लोग। पूरी मतलब ये है कि रनिंग करना, ये करना। फुटबॉल का काम, फुटबॉल सबसे ज्यादा रनिंग का गेम है, भागने वाला गेम है। सही बात है। 1-1 घंटे तक रनिंग कराते हैं नॉन स्टॉप। सही बात है, बिल्कुल। भगाना करना, स्किल का भी करा रहे हैं, सेशन भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। 8 बजे आए, ब्रेकफास्ट करा, थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करा, 10 बजे फिर वापस बुला लेते हैं। फिर वो लंच तक छोड़ते हैं आपको कि भैया 12 बजे करीब छोड़ दिया, थोड़ा रेस्ट वेस्ट ले लो, 1 से 2 लंच होएगा आपका, और उसके बाद 2 घंटे रेस्ट कर लो, 4 बजे फिर ग्राउंड पे आ जाओ। वो 7:30 बजे तक ग्राउंड। मतलब रात को 8-9 बजे डिनर करने के बाद जो लेटते हैं तो पता नहीं लगता कब नींद आ गई। बच्चे से पूछते हैं वो कहाँ गया, अरे सर वो सो गया। क्योंकि फिर मोबाइल नहीं चला सकते आप, इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है वहाँ पर नेशनल लेवल पे कि आप मतलब कुछ खेल नहीं सकते, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल। बच्चा जब वहाँ जाता है तब पता लगता है कि असल ट्रेनिंग तो यही है। ट्रेनिंग तो ये है। आप तो यहाँ 2 घंटे लेकर चले गए, बस मस्त हो गए। वहाँ पूरे वो को इंडियन को रिप्रेजेंट करना है आपको, इंडियन टीम को स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पर ये क्लास से मतलब आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज भी दी जाती है। सही बात है। ये भी बताया जाता है कैसे खेलना है, किस तरह की आपकी स्किल होंगी। साथ में आपको यही बताया जाता है जिस कंट्री में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, जैसे हम लोग जा रहे थे फ्रांस में, तो उसका कल्चर क्या है, वहाँ पर एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पर कैसे रहना है, वहाँ को उस एनवायरनमेंट किस तरह से आपको फेस करना है, वहाँ के लोगों से कैसे मीट करना है, इंटरेक्ट करना है इस टाइप से। तो वहाँ पर आपको फूड कैसा मिलेगा, खाना क्या है, सारी चीज़ें क्या है। तो मैं जब अभी आप बताऊँगा आपको फ्रांस की हमारी जर्नी, तब आपको थोड़ा मज़ा आएगा। तो हमें वहाँ से सिलेक्शन हो गया हमारा। राउंड 4 जब लिस्ट आई तो हमारा एक बच्चा मुकुल शर्मा जरूर बाहर हो गया था कोटा का, बाकी हमारे 2 बच्चे सिलेक्शन हो गए थे। ठीक है। कबीर टांक और आजिम तोकिर का। आजिम भी कोटा का है? आजिम चित्तौड़ का है, यूनिफाइड पार्टनर है। अच्छा। और कबीर टांक स्पेशल एथलीट है, जयपुर का। सही है। तो उन दोनों का सिलेक्शन हो गया, साथ में एज ए कोच मेरा भी सिलेक्शन हो गया वहाँ पर। राउंड 4 में हम लोग चले गए। राउंड 4 में उनको अब ये राउंड 4 में आपको ये दिखाया जाता है, मतलब ये सिखाया जाता है
कि अब आपको वहाँ पर खेलना कैसे है, किस तरह से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आएंगे बड़े बड़े प्लेयर बहुत, हाँ, क्योंकि उनके तो हम शाम रहते हैं। हाँ, एवरेज हाइट जो होती है वो ज़्यादा है वहाँ अब हमारे बच्चे की एवरेज हाइट थी, एक की जो केरला का बच्चा था उसकी थी 5 फुट 2 इंच, उनकी एवरेज हाइट 6 फुट है। 6 फुट है, सही बात है। हमारे अगर फोटो देखोगे हमारे बच्चे उनके कंधे के नीचे भी जा रहे थे तो बच्चे देख के डर गए थे हमारे। सही बात है, इनके साथ खेलना कैसे खेलेंगे सर। तो टीम बन गई, इंडियन टीम बन चुकी है पूरी। लास्ट के 1 महीने हमें वहाँ ट्रेनिंग देनी दिल्ली में, मेरे को वहीं रहना पड़ेगा, सब बच्चों को बुला लिया था, 1 महीने लगातार सेशन चलते हैं वहाँ पर। सही है। तो मानव रचना यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा पूरा कैंप लगा था और 1 महीने तक हम लोग वहीं रुके थे। वहाँ पर 20 डेज का हमारा वो कैंप था, जिसमें हम ट्रेनिंग देना, बच्चों को स्किल डेवलप करना, किस तरह से स्किल सेशन लेना, कैसे खेलना है आपको, किस तरह से। सही बात है। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल है, तो वहाँ पर बच्चे भी जिम्बाब्वे के भी हैं, साउथ अफ्रीका के बच्चे हैं बड़े बड़े। तो हमने एक मैच रखवा दिया उनसे, यही तैयारी करते समय यार एक मैच कर लेते हैं, थोड़ा बच्चों को डर निकल जाएगा कि यार सोच रहे हैं कि यार इतने बड़े बड़े कैसे। सही बात है, हाँ। तो हमने वहाँ पर उन बच्चों को खेलते थे, वो लोकल बढ़िया खेलते थे, उनको हमने 6-4 से हराया। 6-4 से हराया। तो हमने उनको बताया कि जब तुम इनको हरा सकते हो ना, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम उनको भी हरा दोगे। आपको हाइट से नहीं डरना। देख लिया आपने बच्चे कैसे हैं, ये हाइट में बड़े हैं, लेकिन स्किल आपकी इंपॉर्टेंट होती है। सही बात है। आपको डरना नहीं है, आपको खेलना है। तो हमने इस तरह की उनको ट्रेनिंग दी यहाँ पर इंडिया लेवल पे, सिखाया कि कैसे खेलना है, क्या करना है, डर भी निकाला उनका। मेन इंपॉर्टेंट जो बच्चों के अंदर डर था कि यार सर इतने लंबे लंबे कैसे करेंगे, उनका तो खुद का गेम है फुटबॉल, सही बात है। अपना तो गेम भी नहीं है, तो जन्म ही फुटबॉल के लिए आया उन लोगों ने। तो ब्राजील की टीम आ रही है वहाँ पर अपनी फ्रांस की खुद की टीम है, इधर से अपनी लीबिया की टीम, एक्वाडोर की टीम, बड़े बड़े दिग्गज फुटबॉलर जो हैं उनकी टीमें आ रही हैं। उनसे अपन कैसे भिड़ेंगे? सही बात है। जो रैंक में नंबर 2 है 3 है फुटबॉल के अंदर, सही बात है। कुछ नहीं हो सकता। मैंने फिक्र मत करो, सब होगा। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, आपको जीतना है बस। 5 जुलाई 2026 को हमारी फ्लाइट थी पेरिस के लिए। अच्छा, जुलाई का ही मामला है? अभी जुलाई का रिसेंटली मामला है बस। वेरी गुड, बताएं। तो 5 जुलाई को हमारी फ्लाइट थी पेरिस के लिए, मॉर्निंग 10 बजे हमारी यहाँ से फ्लाइट थी और शाम तक हमें वहाँ पहुंचना था, क्योंकि अपना इंडिया का टाइम उनके टाइम में 3.5 घंटे का डिफरेंस है, वो पीछे चलता है फ्रांस। हम लोग ने यहाँ से फ्लाइट पकड़ी 12 बजे करीब, 10 बजे करीब फ्लाइट पकड़ी। हम लोग शाम को 7:30 बजे करीब लैंड कर गए, ठीक है, पेरिस आ गए हम लोग। बच्चों बहुत एक्साइटेड कि यार फाइनली इंटरनेशनल ट्रिप मिल गई और वहाँ पहुंच गए हैं। तो खेलने के साथ इंडिया की तरफ से एक जज्बा, इंडियन टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है बच्चों को, और हमें भी बहुत एक्साइटेड कि यार एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इंडिया को एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर टोटल 24 कंट्री पार्टिसिपेट करने आई थी वर्ल्ड कप पे। इसका नाम था यूनिफाइड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 पेरिस। 24 में से 12 कंट्री थी फीमेल के लिए और 12 कंट्री थी मेल की। तो उसमें यहाँ पे आपको 2 सेकंड के लिए रोकूंगा। इस पूरी जर्नी में जब आपने स्टेट्स खेला, जब आपने नेशनल खेला और आपने इंटरनेशनल की तैयारी करी और आप जब वहाँ पहुँच गए, दर्शकों आपकी जानकारी के लिए मैं सर से डायरेक्ट कंफर्म कर रहा हूँ कि कहीं किसी लेवल पे ऐसा लगा कि ये क्रिकेट नहीं है और इसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वैसी गवर्नमेंट की तरफ से मिली या नहीं मिली, ये बताओ। आप तो अभी रिसेंटली खेल के आए हो। नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा। फुटबॉल को वही सारी गवर्नमेंट ने सुविधाएं दी वहाँ पर जो मिलनी चाहिए। मतलब मैं आपको बताऊं, हमारा कैंप चलता था वहाँ पर 20 डेज हमने कैंप अटेंड किया है दिल्ली के अंदर, फरीदाबाद के अंदर। 4 टाइम हमें खाना देते थे वो लोग वहाँ पर। पहले ब्रेकफास्ट देते थे हमें मॉर्निंग में 8:30 बजे, ब्रेकफास्ट भी बहुत हैवी देते थे, सब कुछ मिलता था। लंच देते थे वो हमें, लंच भी काफ़ी हैवी रहता था। फिर शाम को 5 बजे स्नैक्स देते थे हमें वो, बिल्कुल कोई भी एक चीज़, चाय वाय सारी चीज़ें। रात में डिनर देते, डिनर में 3 तरह की सब्जी मिलती थी, रोटी मिलती थी, वो जो भी प्रॉपर डाइट थी। मतलब कोई आप ये नहीं कह सकते कि कमी छोड़ी गई तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर डाइट। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। दर्शकों, इंडिया में सिर्फ क्रिकेट के पीछे ही मेहनत नहीं की जा रही है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था आपकी जानकारी के लिए। गवर्नमेंट खेलों को अच्छा सपोर्ट कर रही है। ठीक है सर, आगे बढ़ें। तो उसके बाद हम लोग वहाँ एयरपोर्ट पर उतर गए। अब एयरपोर्ट की फॉर्मेलिटीज थोड़ी बहुत, उसमें टाइम लगता है 2 घंटे। सही बात है कि कैसे क्या करना है। तो इंडिया में तो हमारा, क्योंकि इंडियन डेलीगेशन था तो पूरा एयरपोर्ट ही हमारे लिए आ गया था। सही बात है, फटफट इनको पहले कराओ, जल्दी इनको भेजो इंडियन टीम में। इंडियन एयरलाइंस में हम लोग गए थे, एयर एशिया के अंदर। तो वहाँ के उसमें भी अनाउंसमेंट हुआ कि इंडियन टीम हमारे साथ जा रही है, पायलट अनाउंसमेंट कर रहा है कि इनका हौसला अफजाई, ताली बजाई गई, बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने हमें कार्ड भी दिया एयर एशिया ने, कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, आप लोग जा रहे हो और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक के लिए कार्ड दिया उन्होंने। खुद केक कटवाया एरोप्लेन के अंदर बच्चों को। क्या बात है। इसकी पिक्स मैं सब भेजूंगा आपको, सारी पिक्स भेजना, मैं सब लगाऊंगा इसके अंदर, बहुत बढ़िया रहेगा। तो मतलब शुरुआत से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि नहीं यार बहुत, और एक इंटरनेशनल ट्रिप, सारी चीज़ें। फ्रांस, मेरे रोम खड़े हो गए देखो। जब देश की बात आती है तो जज्बा अलग ही हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। मुझे बताते हुए बहुत मेरे खुद के हो गए, खुशी हो गई यार। एक बहुत मतलब इन बच्चों के लिए मेरे को बहुत खुशी होती है यार। ये बच्चे अगर इंटरनेशनल जा रहे हैं तो मतलब अपने जो करा मतलब अपना पूरा हो गया। चाहे मैं जाता नहीं जाता, लेकिन ये चले जाते तब भी मेरे को बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यार मेरा बच्चा इंटरनेशनल गया मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है। और ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि आप भी गए और बच्चे भी गए, तो मुझे डबल बेनिफिट मिल गया। बढ़िया। तो हम लोग वहाँ पहुंचे और वहाँ पर जो हमारा वेलकम हुआ बेहतरीन। जाते ही वहाँ पर पूरी पेरिस की गाड़ियाँ लगा दी, एक से लग्जरी गाड़ियाँ हमारे लिए। वहाँ डेलीगेशन खड़ा था,
फ्रांस का हमारे को लेने के लिए इंडियन टीम आ रही है, जाती हम लोगों को वहाँ उनको रिसीव करा, और एक एक हमारे मतलब वहाँ पर 10 गाड़ी लगा रखी थी उन्होंने हमारे लिए। एक गाड़ी में 3 से ज्यादा लोग नहीं बिठा रहे थे, वो जगह थी उसके बावजूद भी कि प्लेयर को कोई वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम आराम से कंफर्ट जाना चाहिए। वहाँ हम लोग उतरे, फिर वहाँ पर हम लोग 7:30 बजे, जैसे इंडियन टाइम इस टाइम रात को 11 बज रही थी, वहाँ हमारे को 7:30 बज रहे थे, हम लोग पहुँच गए। सुबह निकले थे 10 बजे, आपको पता है उठे कितने बजे थे, शाम को सुबह 6 बजे। हाँ, हर खिलाड़ी का ड्रीम होता है सर, ये हम भी किसी टाइम पे रहे हैं, तो मैं बिल्कुल इमेजिन कर सकता हूँ कि क्या फीलिंग रही होगी शानदार वाली। तो वहाँ जाकर एकदम सब बच्चे लग गए अपने मोबाइल लोग लेकर, ये पेरिस आ गया। और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पर क्या है, जो पेरिस के अंदर वहाँ सिर्फ 5 घंटे ही सूरज चलता है बस। अच्छा। हाँ बस, जैसे रात को आप 7:30 बजे देखोगे तब भी वहाँ पर सूरज निकला रहेगा। अच्छा। हाँ, ये जाके हमें वहाँ पता लगा, हमने कहा 7:30-8 बज रही है इंडिया में, रात अंधेरा नहीं हो रहा, हो सकता है होने वाला होगा थोड़ा। 9 बज गई, 9:30 बजे तक हम लोग हमारा डेलीगेशन पे वहाँ पहुँच गए थे। सही बात है। जो हमें वहाँ की जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वहाँ ठहराया था उन्होंने, बहुत शानदार कैंपस है। वहाँ पहुँच गए हम 9 बजे तक। फिर उन्होंने हम लोगों को जाते ही, क्या आप लोग यहाँ बैठिए सर, आप लोगों के लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं, जाते ही उन लोगों ने हमें गिफ्ट दे दिए सबसे। अच्छा। एक बच्चे को वहाँ की जो स्पॉन्सरशिप थी, वाटर बोतल 2 तरह की और सारी चीज़ें, उन्होंने सबसे पहले तो आप गिफ्ट ले लो। वो बच्चे थोड़ा एक्साइटेड के गिफ्ट भी मिल के आती, सारी चीज़ें बढ़िया। और फ्रांस में पहुँच गए, पेरिस में बिल्कुल एकदम हर एक इंसान का सपना होता है पेरिस का। वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, आराम से बढ़िया बैठे। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्या है, हर डेलीगेशन के साथ, जैसे इंडियन के साथ एक आपको वो दे रखा था, क्या बोलते हैं आपको, क्या बोलते हैं, असिस्टेंट दे रखे थे, मतलब हाँ गाइड बोलते हैं कि गाइड दे रखा था आपको, जो आपको पूरे ट्रिप के टाइम पे वो आपको साथ रहेंगे और आपको बताएंगे क्या करना है नहीं करना, टाइमिंग क्या रहेगा, हर एक चीज के बारे में। कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगी तो वो भी वो सॉर्ट करेंगे। तो कि वहाँ चलती है फ्रेंच, वहाँ इंग्लिश नहीं चलती, फ्रेंच हालांकि बोलते हैं पर उनकी जो मेन लैंग्वेज है वो फ्रेंच है। इंग्लिश बोलते हैं कुछ लोग, बोलते हैं हर लोग नहीं बोलते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक हमें गाइड दे रखा था कि वो आपको पूरा विजिट कराएंगे सारी चीजें। एक साई नाम के सर थे, वो हमारे साथ बहुत अच्छे थे, इंडियन ही थे, वो गुजरात के थे। अच्छा। हमारे का पढ़ाई कर रहे हैं वो 2 साल से, वो सारी, तो उनको लगा रखा था उन्होंने। बढ़िया। साथ में तो वहाँ पर हम 9 बजे रात के 9 बज रहे हैं, इंडिया में टाइम हो रहा है 1:30 बज रही है। नींद भी बहुत आ रही है, 1:30 सुबह के उठे में। हमारा तो वही है 12 बजे 11 बजे सोना, वहाँ टाइम डिले चल रहा है, तो हमें लग रहा है 9 बज रहे हैं, और इंडियन टाइम के हिसाब से 1:30 बज रही है। ऐसे करते करते वहाँ पर हमें वो रूम अलॉट हुए, एक जनी को एक रूम दिया उन्होंने, सिंगल पर्सन को एक रूम। और उसमें उन्होंने दिया कि एक आपको एनवलप दिया उन्होंने जाते ही वहाँ पर, कि एनवलप सब बच्चों को बांट दो, उस पर नाम लिखे हुए। उसमें थी डिजिटल की। अच्छा। मैग्नेटिक होती है, वो आती है मैग्नेटिक, बिल्कुल। कि अगर आपने वो की से ही रूम खुलेगा और उसको लगाने के बाद की से ही बंद हो जाएगा। अगर आपने ये की खोदी तो उस पर $20 फाइन था। अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पेशल चाइल्ड के लिए दिक्कत थी हमें कि यार ये हो सकते हैं, कुछ हो जाए, क्योंकि सपोज करो वो की अपने लगा रखी लाइट के लिए और लोग कर दिया तो अपने कमरों में अलग अलग है, किसको कैसे देखेंगे। तो कि हमने सोचा कि शायद ऐसा होगा कि 2 लोग एक रूम में, 3 लोग ऐसे, तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। अब सबके रूम अलग अलग, एक 7 फ्लोर पूरा इंडिया का था हमारा होटल के अंदर, उसमें 20 कमरे थे, हमारे 20 कमरे, हमारे 20 लोगों का डेलीगेशन गया था। इसमें 9 एथलीट थे, 7 पार्टनर थे, 2 हम लोग कोच थे, और एक हेड ऑफ डेलीगेशन थी हमारी मैम एकता मैडम, और एक डॉक्टर साहब गए थे, राजस्थान गए थे, गंगानगर के। तो वहाँ पहुंचना, हमने रूम ले लिए, चाबी ले लिया। भैया मैडम ने कहा कि देखो भाई, एक पार्टनर को एक एथलीट दे दो, भाई जिम्मेदारी से की नहीं घूमना चाहिए, की लोग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सपोज करो की हमने लगा दी, गेट लॉक कर दिया, कि लोग खुलेगा नहीं, रूम खुलेगा नहीं, वो अंदर रह जाएगी। तो वो सारा दिमाग करके उसको मैनेज करने के लिए फिर उन्होंने क्या रूम तो अपने हिसाब से सेट कर दिए थे। हमने कहा रूम हम सेट करेंगे वहाँ पर। हमने हर एथलीट के साथ एक पार्टनर डाला कि ये एथलीट का रूम, ये पार्टनर रूम, ये एथलीट का रूम, ये पार्टर रूम। इस पार्टनर की जिम्मेदारी इस एथलीट की, क्योंकि 9 एथलीट थे हमारे पास, 7 पार्टनर थे, अब बचे 2, एक मैंने लिया, एक सर ने लिया, टोटल 9 के 9 फिक्स हो गए हमारे आराम से कि भैया एक जिम्मेदारी हर बच्चे की आप ले लो, ताकि उसकी की जिम्मेदारी उसको उठाना करना सारा आपका है, ताकि दिक्कत नहीं आए वहाँ पर। तो इस तरह से हमने उसको मैनेज करा कि भैया एक एथलीट एक पार्टनर। अब ये इसकी हर एक चीज यहाँ पर हमें 10 दिन रुकना है, 10 दिन तक इसको उठाना, इसको साथ में लाना, इसको खाने का हर एक जिम्मेदारी तेरी है, की नहीं घूमना चाहिए मैंने, क्योंकि फुल इंटरेस्ट था कि की घूमी तो फाइन आपको देना पड़ेगा। तो की सबसे ज्यादा टेंशन थी। उसके बावजूद भी ये हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने लॉक कर दिए, अंदर छोड़ दिए, गेट लगा के आगे बाहर खुले नहीं हो तो क्या करें अब। मैडम ने कहा कि अरे यार मना करा था आपसे, और फिर वो हमारे साथ जो गाइड दिए थे उनसे बात करी कि साईं सर ऐसी प्रॉब्लम हो गई, क्या करें। तो एक कॉमन की थी उनके पास, मास्टर की होती है सबके, मास्टर की। तो मास्टर की से उनका लॉक खोलकर उसकी की निकाल ली हमने। फिर उनको बिल्कुल बताया कि आप पार्टनर आपके पास ये की रहेगी, आपको उसका लॉक करना है और लगाना है, और एथलीट को समझाते कि आपको बिल्कुल बाहर नहीं आना है जब तक वो निकेगा, और आना है तो उसको लेकर आना है। इस तरह से कई मतलब ड्यूरेशन में 5-7 बार तो घूमी गई सब, किसी का रूम बंद हो गया, किसी क्या हो रहा, परेशानी रहती रही। मैंने फेस करना ही है, क्या करें अब, ये चीज़ तो भी कुछ ना कुछ हो ही गई सही। अब उसमें हमारे साथ इंटेलेक्चुअल के साथ एक बच्चा था जो डेफ भी था, जो सुनता बोलता नहीं था, वो भी गया था। अब रूम सबके पर्सनल हो गए, सब अपने रूम में। वहाँ से हम लोग 10 बज गए हमें रूम लेते हुए। रूम में हमने सामान सेट कर दिया। अब भूख लग रही है बहुत तेज,
सब कह रहे हैं मैडम चलो चलो, और 10 बज गए, वो बंद भी होने वाला है, खाना खाने जाएंगे। जैसे हम लोग वहाँ कैंटीन, बहुत बड़ी कैंटीन थी, बहुत शानदार, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी लग रही खाने की, सबको भूख लग रही है। उन्होंने कहा यार फटाफट सबने दम पता नहीं क्या चीज़ ले ली, सबने भर ली प्लेटें अपनी है सारी भर भर आके बढ़िया सब बैठ गए आराम से खाने के लिए कि अब खाना आ गया भाई, खाना खाएंगे। जैसी बाइट ली यार, खिले नहीं कुछ भी, क्योंकि सारा बॉयल खाना वहाँ पर। अच्छा, सारा बॉयल खाना, पूरा टोटल खाना बॉयल मिलता है वहाँ पर, और टेस्ट बिल्कुल ऐसा कि नहीं खा सकते, बिल्कुल वो फीका होगा, फीका, कोई नमक कुछ भी नहीं। और प्लेट तो हमने भर ली, अब वो खिले नहीं, क्या करें यार, वो तो खाते यार कि यार मैडम क्या खिल नहीं रहा बिल्कुल भी, तो हलक से नीचे नहीं उतारा, क्या करें। थोड़ा बहुत खाया, फिर भी कोई बच्चा भी नहीं खाया, कोई एथलीट भी नहीं खाया ना, कोई कुछ, क्या करें। अब वहाँ केक मिलते थे, केक स्वीट केक, वो केक अच्छे थे, वो केक हम लोग खा लेते थे। इसके अलावा इसे वहाँ पर ज़्यादातर नॉनवेज ही मिलता था, नॉनवेज ज़्यादा चलता है, और बच्चे को बहुत सारे ऐसे नॉनवेज भी थे, वेजिटेरियन भी थे, वो कैसे खाएंगे आप। तो अब क्या करा कि मैडम ने कहा कि काम करो, अब तो ले लिया अपन लोगों ने, तो इसको तो अब डालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, कोई खा ही नहीं रहा। तो लेकिन कल से अब क्या करना है, आपको देखना है कि जितना खाओ उतना लो, जितनी हो, जो आपको लगे कि ठीक है ये खा सकते हैं उतना ले लो, बाकी वेस्ट नहीं करना है आपको खाना। सही बात है, सही है। अब पहले दिन का एक्सपीरियंस ये रहा कि ले तो लिया, भूख तो लग रही है, क्या करें, खाली तो भर ली लेकिन खा नहीं सकते उसको, रखिए सामने, क्या करें। कोल्ड ड्रिंक वो दे रहे हैं हमें वहाँ पर, क्या स्पॉन्सरशिप थी कोको कोला की, वो कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं हमें, कोल्ड ड्रिंक से काम क्या चलेगा हमारा। केक भी उन्होंने कहा कि एक बार मिलेगा, केक स्वीट केक तो एक बार ही मिलेगा, तो वो भी नहीं खा सकते बार बार लेकर, उसको भी पेट भर लें, तो प्लेट ऐसी कैसी डाल दी, ठीक है, भूख गई है। अब क्या, पहले इंडिया से जाने से पहले सबको अवेयरनेस कर दिया था कि देखो खाने का वहाँ प्रॉब्लम होगा, उनका अपना है, थोड़ा बहुत अपना अपना कुछ लोग नमकीन बिस्किट इस टाइप की चीजें लेकर चलना, ठीक है। वहाँ अगर मैगी वैगी रख लेना, अगर वहाँ मौका मिला तो ऐसा मिला तो बना लेंगे। सब बिस्किट नमकीन लेकर आए थे, रात बिस्किट नमकीन से निकाली पहले दिन, तो क्योंकि प्लेटें तो चली गई, सारे कुछ नहीं मिल पाया, सबका हो गया कि टाइम भी बज रहा 11 बज गई, तो इंडिया के 3:30-4 बज रहे हैं। सही बात है। नींद भी बहुत तेज आ रही है, भूख भी लग रही है, जाती इस वक्त बिस्कुट निकाले खाए वो तो कुछ हुआ नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी ली और सो गए रात में। सुबह उठ के भैया, सुबह आपका उनने आपका शेड्यूल डाल दिया, वहाँ पर ग्रुप में बना दिया कि सुबह आपका शेड्यूल आ जाएगा और आपको आना है। सुबह हम लोग ग्राउंड पहुंच गए प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर। उसके बाद 8 बजे हमारा, 8:30 बजे से लेकर 10-10:30 तक वो ब्रेकफास्ट के लिए, तो ब्रेकफास्ट के लिए लेकर के हम लोग गए, तो पता लग गया था रात में की स्थिति खराब है, ब्रेकफास्ट भी कुछ ऐसा ही मिलेगा, तो बता देते देखो बच्चों वेस्ट नहीं करना, अच्छा नहीं लगता, जो लगे आपको ले लेना। तो वहाँ पर क्या है, टोटल बॉयल ही यूज करते हैं, और नॉनवेज ज़्यादा यूज होता है। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ के लोगों की हेल्थ का राज ये है कि वो ऑयली बिल्कुल नहीं खाते, रोटी बिल्कुल नहीं चलती, या तो ब्रेड चलेगा आपका या उबला हुआ खाते हैं, वेजिटेबल भी उबली हुई मिलती है। तो उन्होंने ऑप्शन रख रखा था वहाँ पर कि वेज भी है वेजिटेरियन के लिए, नॉन वेज भी है। तो वेजिटेरियन के लिए वेज थी, सब उबली हुई सब्जियां बॉईल करी हुई, टमाटर थे बॉईल वो डब्बे मिल रहे थे। हमने कहा नॉन वेज में खाता हूँ, लेकिन मैंने कहा वहाँ तो वेज ही खाना है, नॉन वेज नहीं खाना। क्या किस तरह के डब्बे ले लिए हम लोगों ने, वेजिटेरियन डब्बे मिल गए, ठीक है। डब्बा खोला, देखा उसमें उबले हुए टमाटर थे उबले हुए आलू थे और कुछ मिक्स कर उबली हुई सब्जियां थी, और एक स्वीट की वो थी, उबले हुए टमाटर 1-2 खाए, वो खाया, उसके बाद स्वीट्स उठाया, स्वीट्स खाया, थोड़ा देर स्वीट्स में काम हो रहा था, कोल्ड ड्रिंक ली और आ गए। दिक्कत हो रही, क्या करें यार, भूख भी लग रही, काम भी चल रहा, क्या करें। फिर ब्रेकफास्ट में हमें क्या मिला, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स मिले वहाँ पर, जैसे एप्पल था, बनाना था, लेकिन उन्होंने ऑप्शन लगा रखा था, कोई भी फ्रूट लोगे तो एक लोगे आप, मतलब उन्होंने डिश में लगा दिया 20 आइटम, लेकिन कुछ ऑप्शनल ये थे कि इनमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्वीट्स में उन्होंने 3-4 आइटम लगा रखे थे, कोई सा भी आप एक उठा लो। फ्रूट में आपने लगा रखे थे, कोई भी एक फ्रूट ले लो, इस तरह से। केले थे ये बड़े साइज के, अच्छे बड़े साइज के, मैंने बच्चों से केले लो आप लोग, बेटा पेट भरेगा, ज्यादा पेट भरेगा, सही बात है, ठीक है। और केले लेने के बाद एक बार आप फिर से जाकर अगर दे दें तो एक एप्पल लेकर अपने बैग में डाल लो, ताकि भूख लगे तो आप एप्पल खा लेना। तो जूस वूस सब अनलिमिटेड था, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, फ्रेश आइटम सारा। तो उनको सिखाया कि आप फ्रूट्स में केले खाओ, एप्पल खाओ, और कोई भी चीज़ ऐसी लगे कि इस बार ब्रेड मिल रहे हैं, ब्रेड में जेम्स रहते थे, जेम्स लगाकर वो खा लो आप लोग, जूस ले लो वहाँ से। तो ब्रेकफास्ट हम लोग इस तरह से करने लगे हमारा। अब ब्रेकफास्ट तो हो रहा था हमारा बढ़िया, ट्रेनिंग भी चल रही थी। लंच और डिनर में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी, क्योंकि उसमें टोटल नॉनवेज चल रहा था, आपका आइटम कम हो जाते थे, और वही चीज़ें कैसे खाएं। एक दिन पूरा ऐसे भूखे पेट निकल गया, क्योंकि नाइट नहीं खा पाए हम लोग खाना। अगले दिन हम लोग का ब्रेकफास्ट में थोड़ा बहुत हमने फ्रूट खाया, लंच में कुछ नहीं खा पाए हम लोग, क्योंकि लंच पे वही खाना था। मैं फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा आपको, मैंने बनाई है सारी वीडियो बनाई है एक चीज़ की, एक कैसा खाना था वहाँ का। तो लंच में बच्चे ने कहा सर चलो नॉर्मल, तो फिर भी जो नॉन वेज थोड़ा बहुत जैसे फिश थी कुछ ले रहे थे, थोड़ा बहुत खा रहे थे, जैसे कि पेट भरना ही, क्या करें मजबूरी है। जो वेजिटेरियन वो तो खा ही नहीं पा रहे थे बेचारे। अगर बात करें स्पेशल एथलीट की, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं खा रहे थे, क्योंकि उनका तो एक जोन ही अलग रहता है। नॉर्मल को अपन समझा सकते हैं कि बेटा कोई बात नहीं खा लो, उसको नहीं खाना मतलब नहीं खाना, क्या करेंगे आप, कोई बात नहीं, टाइम निकल रहा है, हमने कोई थोड़ा ले लो बेटा, जैसे मैंने आपने जो लाए उससे हमने काम चलाना पड़ेगा। शाम को थी हमारी ओपनिंग। अब ओपनिंग में हमसे सारे जितनी भी कंट्री आएंगी उसका उनका मतलब उनको आना था, और फ्लैग लेकर सारा सब कुछ, उनका ओपनिंग सेरेमनी थी। हम लोग तैयार होकर पूरी इंडियन ड्रेस में हम लोग पहुंच गए, और बैच दिए थे हमें यहाँ से कि एक्सचेंज करने के लिए, अदर कंट्री से आप अपने बैच दो, उनके बैच ले लो और अपने उस पर लगा लो आप। जाकर जब हम लोग पहुंचे वहाँ देखा तो लड़के देखो ये 6-6 फीट के ब्राजील के लड़के, उसके इक्वाडोर के लड़के, इतने लंबे लंबे हमारे बच्चे लग रहे थे लड़के उनके सामने। वो देखकर सर इनसे कैसे खेलेंगे हम लोग, सर इनसे, अरे सब होगा आप फिक्र मत करो, उनकी हाइट में मत जाओ आप, बहुत लंबे लंबे बच्चे, जो देख रहा हो कह रहा यार इनसे कैसे मैच होगा। अब ओपनिंग सेरेमनी हो गई, उनसे मिले भी करे, हाय हेलो, लैंग्वेज तो इशू चल ही रहा था। सही बात है, सही है। डिनर बच्चों का अगले दिन मैच था हमारा, पहला ही मैच था हमारा उनसे, क्या बोलते हैं
स्पेन से हमारा पहला मैच था। चैंपियन 2026 उससे हमारा मैच खेला। अब बच्चों के अंदर उनके लड़के भी अच्छे लंबे छोटे बढ़िया। अब वहाँ इस बार पहली बार ऐसा हुआ था पेरिस के अंदर की गर्मी बहुत ज्यादा थी वहाँ पर, बहुत ज्यादा गर्मी थी वहाँ पर। मतलब वहाँ का एनवायरमेंट ठंडा रहता है, लेकिन पहली बार ऐसा था गर्मी बहुत तेज थी। तो हमारे सारे मैच उन्होंने मॉर्निंग में रखे थे, 8 बजे करीब मैच हमारा पहला मैच था स्पेन से हमने हमारी टीम बना दी। अब वहाँ जाकर पता लगा कुछ प्लेयर हमारे ऐसे भी थे जो थोड़े मतलब एक्सपर्ट नहीं थे इतने ज्यादा, अनफिट भी थे, लेकिन टीम में थे। तो उनको ट्रेनिंग तो अच्छी थी, मतलब खेलते, लेकिन हमने सोचा ठीक है उनको लेकर चलते हैं और खिला लेंगे, अगर मौका मिला तो ना बेंच पे बैठ जाएंगे। लेकिन वहाँ का रूल्स ऐसा था कि सब प्लेयर खेलेंगे, हर प्लेयर 90 मिनट खेलेगा। हाँ, रोटेशन से कोई प्लेयर अगर नहीं खेलता है, बेंच पे बैठा रहता है, तो टीम डिस्क्वालीफाई। तो अब ये चैलेंजिंग काम हो गया था, क्योंकि हमने जो हमारी प्लेइंग 11 बनाई थी उसमें हमें वो प्लेयर भी डालने थे जो थोड़े से ऐसे थे कि यार थोड़ा मतलब खेलने में थोड़ा कम, अब सबको खिलाना है। तो अब स्पेन से मैच वहाँ के प्लेयर सारे दिक्कत खेलने में, और हमारे प्लेयर थोड़े से ऐसे थे। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं बेटा, फुल मोटिवेशन दिया उनको कि अपन को खेलना है, आपको कुछ चीज सोचनी, आपको अपना बेस्ट देना है, चाहे स्पेन हो चाहे कोई भी हो। पहला मैच स्पेन से स्टार्ट करा मैच खेलना, बढ़िया बच्चों ने कंपटीशन दे रहे हैं बढ़िया आराम से, लंबे उनको टक्के मारने को गिर रहा है, उठ रहा है, लग रहे हैं। पहला मैच हम लोग 3-1 से हार गए स्पेन से, पहला ही मैच। उसके बाद हमारा इक्वाडोर से था अगला मैच, और खतरनाक टीम, लंबे प्लेयर हमारे बच्चे। तो छोटा एक हमारा स्ट्राइकर था मोहम्मद शहीर केरला का, उसकी फाइट में बता रहा हूँ आपको 5 फुट 1 इंची होगी ज्यादा। और उनके जो प्लेयर थे वो थे 6 फुट से भी ऊपर लंबे, वो उनको टांगों के बीच में निकाल के ले जा रहे थे। एक ठल्ला मारे तो 2 दूर जाके गिरे। मैडम भी कह रहे यार इनसे कैसे भिड़ेंगे यार, ये हम खुद ही मन में सोच रहे। बच्चों को तो हमने बोल दिया कि भैया खेलो, बॉडी टच गेम है, हल्का टच में वो तो गिरेंगे, कंधे कंधा मारेंगे गिरेंगे, कैसे क्या करेंगे। बच्चों से हमने बोला कि भैया नहीं आपको जीतना करना है, लेकिन हम भी लग रहा कि यार बाकी में थोड़ा टफ ही बैठेगा कि वो हाइट में इतने और निकाल कर ले जा रहे हैं, कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, और पावर गेम है। वो मैच भी हमने लॉस खाया वहाँ पर। उसके बाद फिर हमने उनको मोटिव करा, कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बड़े हैं कोई नहीं, अब तो अपना बेस्ट % देना है, अगला मैच निकालना है। क्योंकि अगला मैच निकालने का आप राउंड उसमें जाओगे 2 में, फिर वहाँ पर ज़्यादा मैच नहीं होते, वहाँ 2 ही मैच मिलते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल मिलेगा आपको, फाइनल मिलेगा आपको सीधा। अगर आप ये मैच निकाल लोगे तो आप ग्रुप से निकल जाओगे, अपने ग्रुप से टॉप सेकंड उस पर आ जाओगे, फिर आपको फाइनल सेमीफाइनल और इस टाइप के मैच खेलने हैं। तो साथ में उनको लग रहा बच्चों को कि यार कैसे खेलेंगे, क्या आएगा, अब हो जाएगा कोई दिक्कत, 2 मैच है, अगला मैच जीतोगे। रात में आते थे, खाने का बहुत ज़्यादा इशू आता था, बच्चे खेल तो लेते थे वहाँ पर, लेकिन खाना भी नहीं मिल रहा उनको प्रॉपर। अब भूखे बच्चे 2 दिन हो गए हमें वहाँ पर, तो हमने भी खुद ढंग से नहीं खाया, बिस्कुट खा लिए, कोई मैगी खा ली, कुछ मैडम लाई। लेकिन यहाँ से हमारे साथ मलिका नड्डा मैडम गई थी, जो अपनी स्पेशल ओलंपिक्स की चेयरपर्सन है, जेपी नड्डा जी की वाइफ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा की वाइफ है मलिका नड्डा मैडम, जो स्पेशल ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन है। वो हमारे साथ गई थी, और वो पेरिस में हमारे साथ पूरे 10 दिन रुकी थी। जब हम हमारे साथ जो HOD बनकर गई थी एकता मैडम, थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको। वो पेरिस पहुंची तो उनके राइट साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब हाथ में पूरे कंधे से लेकर नेक से लेकर आ रहा था। उन्होंने कहा शोएब सर कि मुझे कोई मेडिसिन लाओ क्या आप? मैंने कहा हाँ मैडम कि दर्द हो रहा है, मैंने मेडिसिन दे दी। डॉक्टर साहब भी थे, उन्होंने भी दे दी, उनको दर्द बंद नहीं होता, क्योंकि उनको खींचा होगा ना तो उन्होंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाली समस्या कुछ हो गई उनकी, वहाँ जाकर हो गई। अब वो क्या करें, वो दर्द में पेन में हुई, उन्होंने पूरा हमारा साथ दिया, डेलीगेशन मतलब हमारे जो हेड ऑफ डेलीगेशन थी ना साथ खड़ी रही, उन्होंने दर्द का कोई बताया नहीं, किसी को महसूस होने दिया कि उनको कितना पेन है, हर जगह खड़ी रही साथ में, पूरा टीम को मैनेज करना, कैसे करना है क्या नहीं करना, हर चीज़ बताती रही। मतलब बहुत उनका इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा मैडम का, और पूरे बच्चों को मोटिव करना सारा सब कुछ बार एकता मैडम ने। तो एकता मैडम से हमने रिक्वेस्ट करी मैडम नहीं हो रहा खाना, क्या करें? तो मैडम ने कहा चिंता मत करो मैं करवाती हूँ। उन्होंने बात करी मलिका मैडम से, हमारी जो चेयरपर्सन है, वो वहीं रुकी थी। अगले दिन हमें इन्वाइट किया गया इंडियन एम्बेसी में खाने के लिए, कि यार बच्चे भूखे हैं, इंडियन एम्बेसी में इनका स्वागत भी होगा, और वहाँ बुलाया गया। तो वहाँ जाती हैं, वहाँ उन्होंने कहा कि यार बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, सब बच्चे ऐसे हैं, क्या करें? तो उन्होंने पूरा हमारे लिए समोसे पकोड़े पूरी वहाँ इंडियन खाना रखा उन्होंने, और फिर आ गए जाके बच्चे कि उन्होंने कहा आज बहुत दिन बाद 3 दिन बाद मिला खाना ही तबियत से। मैंने कहा जितना खाना खाओ, क्योंकि शाम को फिर वही खाना है, तो पेट अपना यहीं से भर लो पूरा अच्छी तरह, शाम को मिले नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ जाकर बढ़िया समोसे खा लिए, पकोड़े, ये ब्रेड पकोड़े, दुनिया भर इंडियन, मजा आ गया। मतलब चाय जो अपनी चाय मिल गई, पानी मिल गया। पानी का सबसे बड़ा इशू क्या बताऊँ मैं आपको, पानी का इशू रहता है कि वहाँ पर अलग से कोई नल नहीं है पेरिस में, वहाँ पर जो बाथरूम का पानी आता है ना वही आपको पीना है, जो सप्लाई का नल है वही ड्रिंकिंग वाटर है उनका बस। तो वो रो लगा रहता है टॉयलेट के अंदर, अच्छा, तो वहीं से आपको बोतल भरनी है, वही पीना है। अच्छा उसी कंपार्टमेंट वहीं से भरना है, वहीं से भरना है आपको वॉश बेसिन के अंदर से। बच्चे मना करेंगे सर ये सब पानी कैसे। तो वहाँ से थोड़ा सा दूर जाकर एक हैंडपंप था, और वहाँ पर पानी महंगा है, आपको याद है पैसा लगता है हर चीज़ का। तो वहाँ हैंडपंप था, उन्होंने कहा आप यहाँ से ही भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग बच्चे सारे बोतल लेकर जाते थे वहाँ से हैंडपंप अपनी तरह नहीं था वहाँ पर, हैंडपंप में बॉल लगी हुई थी, बस उस बॉल को आप ये करो तो पानी आना स्टार्ट हो जाता था बस। तो लग जाते थे बढ़िया बोतलें 2 बोतलें भर कर ले आते थे, तो पानी पीते थे इस तरह से। तो वहाँ जाकर हमें थोड़ा सा पानी भी इंडियन एम्बेसी में बुलाया, हम पहुँच गए वहाँ पर। गाइड था, गाइड हमें लेकर जाता था सारा, कैसे जाना है, वहाँ की
मेट्रो में, वहाँ ट्रेन, सब अपने देखा सही होगा बात है, एक एक सही। चीज़ किस तरह से जाना है, पैदल खूब घूमते थे। वहाँ पहुँच गए हम लोग, वहाँ खाना मिला बढ़िया, अच्छे से दबा के खाया, सब बच्चों ने चाय वाय पी सारा, वहाँ पर फोटोग्राफी में हमारा बातचीत हुई, सारा सब कुछ। आ गए रात में हम लोग, फिर वही खाना मिला हमें रात में आने के बाद। सही बात है। तो हमने पेट भर कर आई थी। अगले दिन हमारा फिर मैच था, मैच खेलना है यार, इस वाला मैच निकालना है। तो अगले वाला मैच हमने बढ़िया अच्छे से खेला और जीता भी सही। वाह बढ़िया। वो किसके साथ था? वो हमारा था लीबिया के साथ। लीबिया के साथ, बढ़िया। लीबिया की टीम तो मजबूत लीबिया आती टीम है। मजबूत आती है। तो हमने वो मैच निकाला हमारा। उसके बाद हम राउंड 2 में चले गए, मतलब डिविजनिंग राउंड में 3 में डाल दिया गया हमें। हाँ, ठीक है, तो उस बच्चे में थोड़ा सा बिल्डअप हुआ कि यार जीत सकते हैं, कोई दिक्कत सही नहीं, बात सारी है, चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद हमें वापस हम लोग आए, फिर खाने की वही समस्या। तो मैडम ने कहा एक काम करते हैं, मलिका मैडम से कहते हैं। तो मलिका मैडम ने कहा कि चलो इंडियन एम्बेसी से बात करते हैं। तो मलिका मैडम का इतना अच्छा सपोर्ट था कि उन्होंने हमें रोज इंडियन एम्बेसी से खाना भेजते थे हमारे लिए। फिर रोज आता था? रोज आता था हमारा, मतलब तीसरे दिन के बाद से? तीसरे दिन के बाद से पैकेट बनकर आ जाते थे। उन्होंने कहा वहाँ जाओ, तो हमने कहा सर वहाँ तो आना दूर पड़ेगा बच्चों सही को बात डेली। है, हाँ सही बात है। तो वो खुद खाना पैकेट में बनवा कर भिजवाते थे वहाँ से। तो हमारे लिए पैकेट आते थे, रोज शाम के टाइम आ जाते थे पैकेट, एक टाइम आता था। तो खाना इतना बेचते थे कि हमारा खाना बचता था बहुत सारा। तो हमें वहाँ फ्रीज मिले थे बहुत सारे, हाँ, सबके इंडिविजुअल फ्रीज रूम में थे। हाँ सही बात है। हमने अपने फ्रीज में खाना रखते थे, सुबह वही खाना खा लेते थे वापस। काम तो निकालना ही है कैसे ना हाँ, नहीं कैसे। सही बात है। और खाना क्या? इतना वेस्ट क्यों करें, जितना खाया जा रहा खाओ, बाकी बचे तो बाकी रख लो, फिर संभाल शाम के। को फिर नया खाना आ जाएगा। हाँ, और एक टाइम में उससे काम एक चलाओ। टाइम उनसे काम चलाओ। तो एक टाइम में हेवी ब्रेकफास्ट करते थे हम लोग वहाँ पर मॉर्निंग के टाइम में। सही बात है, फ्रूट ले ले, वेजिटेबल्स में कुछ अच्छी चीज़ होती है वो ले लेते थे, सही बात है। ब्रेड खा लेते थे हम लोग, जेम्स ले लेते थे। इस टाइप से हमारा काम हो जाता है। ब्रेकफास्ट हेवी करने के बाद लंच हम लोग थोड़ा बहुत जो मिलता है अच्छा लगता कर लेते थे, बाकी हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स या चीज़ें लेकर या स्वीट्स खाकर हम लोग आ जाते थे। चल जाता था, सही बात है। शाम को हमारा खाना आने वाला है, हमें पता ही था, कोई दिक्कत ही नहीं है। शाम को खाना आता था बढ़िया, शाम को अपना खाना निपटाया, हाँ, बढ़िया जो बचा उसको सेव कर दिया। सही बात और अगर दिन वो बच गया हाँ। तो ब्रेकफास्ट के लंच के टाइम वही खाना यूज़ कर खाना लेते खा थे। लिया। हाँ, तो मैं हमारा काम चलने लग गया था वहाँ पर। सही बात तो मलिका मैडम ने हमारा बहुत सपोर्ट किया वहाँ पर, सारा सब कुछ है, बढ़िया है। इसके अलावा एकता मैडम ने भी हमारा कई कई जगह उन्होंने क्या करना है, हाँ। बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें वो दिलवाने का। सही बात है। उसके बाद हमारा सीधा मैच था सेमीफाइनल का, स्पेन से वापस, नहीं सॉरी स्पेन से नहीं था, हमारा सेमीफाइनल मैच था फ्रांस से, फ्रांस से लोकल टीम। लोकल टीम फ्रांस से। हाँ, और बच्चे उसके भी बड़े, वहाँ पर भी मतलब हाइट में सारा हाइट वहाँ भी अच्छी है। बहुत अच्छी एवरेज हाइट है। हाँ, तो बच्चों से कहा भैया फ्रांस ही मैच है, अब लोकल टीम में मैच है, तो इनको हराना तो बहुत चैलेंजिंग काम होगा, हाँ, सही बात है। क्योंकि इनको हराओगे तो सेमीफाइनल मतलब फाइनल में जाओगे, और इनसे हारे तो थर्ड पोजीशन के लिए खेलना पड़ेगा। पोजीशन में खेलना पड़ेगा। तो डिविजनिंग 3 के लिए हम लोग का मैच था फ्रांस से। तो अब हमारा मैच है भैया, तैयारी अगले दिन बच्चों को माइंड को हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, अरे ये बहुत अच्छा प्लेयर है, तुम भी कर सकते हो। रूल्स के अकॉर्डिंग 20 मिनट हर बच्चे को खेलना कंपलसरी था उस मैच के अंदर। सही बात। कि 16 प्लेयर थे, 16 के 16 ही खेलेंगे मैच में। हाँ, तो हमने पूरा ऐसा सेट बनाया कि जो प्लेयर थोड़े से हमें लग रहा था कि कंफर्ट नहीं है, इस तरह से डर रहे हैं सारे, एक प्लेयर मना ही कर दिया खेलने से, यार मैं नहीं खेलूंगा, पंजाब का था वो, मैं नहीं खेलूंगा इनसे, मेरे को मारेंगे ये, मैं नहीं खेलूंगा, मना कर दिया, बेच भी नहीं जा रहा। अरे भाई खेलते, अरे मैं नहीं खेलूंगा, समझाया करा कि नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं, डर मत, हम है ना खेलते थे। सही बात है। तो उससे हमारा फ्रांस से हमने यही बनाया कि जो डर रहे हैं बच्चे, इसको लग रहा है ऐसा स्पेशल बच्चे डर भी सकते हैं, उनको पहले उतार दो मैच, पहले उतार दो स्टार्टिंग में, ताकि उनके 20 मिनट खत्म हो जाएंगे, ताकि इनको बाहर कर देंगे हम, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वो 5 ही सब्स्टिट्यूट थे उसके अंदर, बस 5 बार ही कर सकते हो आप। सही बात है। तो ताकि स्टार्टिंग में वही प्रेशर नहीं देंगे ना, वो 20 मिनट निकल जाएंगे, तो जब प्रेशर बनेगा तो अपनी मेन टीम उतार देंगे। सही बात। हमने यही प्लान करा, हमारा प्लान सक्सेस गया उसमें। हमने हमारे जो मेन जो ऐसे थे उनको स्टार्टिंग में उतार कर उन्हें बाहर बुला लिया। सही बात है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, हमारे अपने मेन प्लेयर उतार दिया। अब मैच कॉम्पिटिशन टफ चल रहा है, फ्रांस को टक्कर दे रहे हैं, वो भी अटैक कर रहे हैं, हम भी अटैक कर रहे हैं, मैच 0-0 पे चल रहा है। 0-0। हाँ, और उसके बाद फिर अब फ्रांस वालों को लग रहा है कि यार क्या करें, हाँ, यार ऑफिशियल भी उनके, रेफरी भी उनका, और वो चीटिंग पे आ गए। अच्छा। हाँ, इतने बड़े उस पे हमारे प्लेयर को मार रहे हूँ, हाँ धक्का दे रहे हैं, फाउल नहीं दे रहे वो लोग, हमारे प्लेयर कुछ कर रहा तो येलो कार्ड दे रहे हैं, हम कह रहे हैं यार क्या चाहिए। अब हुआ क्या, ये ऐसे करते करते 60 मिनट का मैच था, 16 मिनट का, हाफ निकल गया, 16 मिनट लास्ट का खत्म होने वाले हैं, 10 मिनट बच रहे हैं मैच के, दोनों 0-0। आपको मतलब वो है कि जीतना किसको यार, हम चाह रहे हैं, हमारा प्लान ये था कि हम चाह रहे हैं तो ड्रॉ कर दें, तो पेनल्टी हम निकाल लेंगे, हमें पता था हमारे पेनल्टी में बहुत अच्छे शूटर है। सही बात है। और वो चाह रहे हैं एक गोल का मैच फिनिश करेंगे। सही बात है। अब वो उन्होंने कहा कि बच्चे ऐसे निकाल नहीं पाएंगे, उनके टक्कर दे रहे हैं, हमारे बच्चे पूरी ताकत लगा रहे थे। सही बात है। हमने कहा भैया यही मैच है, देखो आपको इंडिया को दिखाना है, आपको इंडिया की टीम, पूरे इंडिया के वहाँ के फ्रांस के लोग भी आ गए थे मैच देखने के लिए, वो हौसला अफजाई कर रहे हैं बच्चा करो, तो बच्चे लग रहे हैं। अब वो क्या चीटिंग पे आए, उन्होंने क्या करा, उनके दोनों प्लेयर भिड़े फ्रांस वाले आपस में, और फाउल हमारे बच्चों को दे दिया उन्होंने। और ये मौका मिटाकर हम लोग मतलब वो कर रहे हैं ऑब्जेक्शन, इतने में उनका प्लेयर लेके उन्होंने गोल मार दिया फ्रांस के ने, और हमारा दिमाग खराब। मैंने ये क्या तरीका, हमने वहाँ पर बोला कि नहीं ऑब्जेक्शन, और हमने जाकर उनसे बोला कि नहीं गलत तरीका है, आप लोग गलत कर रहे हो, इस तरह से ऐसा वैसा। बच्चों ने ऑब्जेक्शन करा, वो ऑब्जेक्शन करने लगे बच्चे, इतने में उन्होंने गोल मार दिया। मैच रुकता नहीं है फुटबॉल मैच चलता रहेगा, आप गिर गया वही रुकेगा, विसिल ने अगर रेफरी विसिल नहीं बजाई तो मैच चलता रहेगा। वो निकाल कर उन्होंने गोल मार दिया, दिमाग खराब। 10 मिनट बच रहे हैं, गोल पड़ गया उनका। हमने इतना प्रेशर बनाया कि नहीं ये सब वैसा, हमने प्रोटेस्ट करा, लिखित में रिटर्न में प्रोटेस्ट करा, हमने रिटर्न में प्रोटेस्ट दो उनको, सारा सब कुछ, और ऑब्जेक्शन लगाया।
ये फायदा हमें मिल गया कि रेफरी को प्रेशर बन गया, इंडियन वाले भयंकर प्रेशर बना रहे हैं, सबसे गलत। उसको पता लग गया था कि फाउल था ही, सही ने गलत दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग हम कर रहे थे, मेरा बेटा मेजरमेंटिंग रिव्यू सब चल रहा था वहाँ पर। प्रेशर से हमें फायदा, 5 मिनट के अंदर पेनल्टी मिल गई। हमारा लड़का गया, उसने मारा पेनल्टी, धड़ से पेनल्टी मिल गई। किस्मत थी कि वो चीटिंग कर रहे थे, पेनल्टी मिलती, हमने हमारा बेस्ट प्लेयर उतारा। मैंने कहा कुछ भी हो जाए पेनल्टी छूटनी चाहिए, यही अपना लास्ट चांस है। क्योंकि पेनल्टी गई, मैच गया, उसने गया। आजिम हमारा राजस्थान का लड़का ही था, उसको उतारा मैंने पेनल्टी में, उसने गोल मार दिया, 60 बराबर इक्वल हो गए वापस। अब हमने कहा होल्ड कर दो मैच को बस। अब मैच में ज्यादा प्रेशर लेना, अब उनको तुम लोग पीछे हो जाओ और उनको आगे बढ़ने दो। पीछे अटैक मतलब हमने जो हमारा डिफेंस जोन का उसको मजबूत कर दिया, उसमें प्लेयर ज्यादा लगा दिए कि आने मत दो अपने जोन में, उससे आए बॉल बाहर। ऐसे करके टाइम पूरा हो गया, 1-1 से हम लोग बराबर से रहे। अब आई पेनल्टी की बारी, हमें पता था पेनल्टी हम निकाल लेंगे पूरा हमारा। उसमें रूल्स भी ये कहता है पेनल्टी में भी कि पेनल्टी 5 लोग लेंगे तो उसमें से 2 पार्टनर लेंगे, 3 स्पेशल एथलीट लेंगे। अच्छा, ये भी है, ऐसा नहीं 5 पार्टनर लेंगे, पहले एक एथलीट लेगा, फिर पार्टनर लेगा, फिर एथलीट लेगा, फिर पार्टनर लेगा, फिर एथलीट लेगा, ऐसे तरह से। अब पार्टनर तो आप जानते हो एक्सपर्ट रहते हो तो ले लेंगे, एथलीट के लिए दिक्कत थी पेनल्टी लेना। हमने हमारे बेस्ट एथलीट उतारे कि पहले ये लेगा, फिर उसका पार्टनर लेगा, फिर ये एथलीट लेगा, फिर पार्टनर, फिर एथलीट। पेनल्टी के टाइम आ गया, पेनल्टी गई, पहले हमारी बारी आई। उनका पार्टनर, उनका एथलीट गया स्पेन वालों का, वो मिस हो गया। उसके बाद हमारा एथलीट गया तो उसने गोल मार दिया, तो हम 1+ पे चले गए। फिर उनका पार्टनर गया तो उसने गोल मार दिया, 1-1 से बराबर हो गए हम लोग। फिर उसके बाद हमारा एथलीट गया, वो मिस कर दिया उसने, तो वापस से हमारा उनका सेम हो गया, मिस हो गया। अब उसके बाद उनका एथलीट गया, उन्होंने मिस कर दिया एक, ठीक है, तो हमारे पास चांस है प्लस करने का। हमारा जो गया पार्टनर, उसने गोल मार दिया, तो हम 2-1 से बराबर हो गए। 1 की लीड हो गई वापस, नहीं 2 की लीड हो गई। पार्टनर गया, पार्टनर भी मार दिया हमारे, तो 2-1 की लीड हो गई वापस। अब उनके 2 मिस चल रहे थे, हमारा 1 मिस चल रहा था, ठीक है। अब उनका चौथे नंबर पर उनका पार्टनर आया, उसने गोल मार दिया, तो उनके 2 गए और हमारे भी 2 हो गए। अब हमारा चौथे नंबर का हमारा प्लेयर आया, उसने भी गोल मार दिया, तो हम 3-2 से प्लस चल रहे थे हम लोग। सही है। अब ये जो उनका लास्ट प्लेयर था, लास्ट चांस था, उनको मारना जरूरी था वो गोल, ताकि फिर हमारे पास एक चांस मिलता कि अगर मिस करते तो 3-3 से बराबर होते, फिर आगे बढ़ती पेनल्टी। लेकिन जो उनका तीसरा आया, जो लास्ट प्लेयर आया स्पेन का, उसका मिस हो गया और हम 3-2 से पेनल्टी जीत गए वहाँ पर, शानदार। और बहुत बच्चे खुश हो गए, भयंकर मजा आ गया। और फ्रांस में जाकर हराया हम लोगों ने, इंडियन टीम ने फ्रांस में जाकर हराया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और हम फाइनल में पहुंच गए वहाँ पर। और जो अपन ने स्टैटिक्स और प्लान बनाया वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया हमारा काम। तो बहुत हमने कहा कि यार बहुत बच्चों को खुशी हुई कि और अब तो फाइनल भी जीतेंगे, एक बिल्डअप हो जाता है हौसला कि यार फ्रांस को हरा दिया, फ्रांस में जाकर तो स्पेन से फाइनल था हमारा वापस। तो भैया बच्चों को आज सबको घुमा कर लाएंगे, मैडम लेंगे घुमा कर, आज एफिल टावर घुमा कर लेकर आऊंगी आप सबको। और वहाँ का जो एक क्रूज था वहाँ पर, जो वहाँ की राइड होती है वो दिखाकर, सब फ्री था हमारे लिए। टोटल हमारे लिए एक चीज़ अच्छी थी कि फ्रांस में हर एक चीज़ फ्री थी हमारे लिए, ट्रांसपोर्ट से लेकर सब कुछ फ्री था हमारे लिए। हमें कार्ड बना के दे दिए थे, आप बस में जाओ, ट्रेन में, किसी में जाओ, सब कुछ फ्री था हमारे लिए। तो बढ़िया हम लोग वहाँ फ्री घूमते थे आराम से, जैसे सुबह मॉर्निंग मैच हो जाते थे, दिन में रेस्ट करने का, शाम को वहाँ पर सूरज तो रात को 10 बजे तक चलता था। कोई दिक्कत नहीं थी, खूब घूमो आराम से, 10 बजे तक आओ तो कोई दिक्कत नहीं, रोशनी रहती थी पूरी आराम से। तो घूम फिर के बच्चे घुमा भी देते थे कि टाइम मिलता था, बच्चे घुमा भी दो थोड़ा, एक वो जोन भी होना चाहिए। तो बढ़िया बच्चे घूम भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, सारी चीज, मैच भी चल रहा है इस तरह से। तो ऐसे करके हमने वो मैच निकाला। अब हम फाइनल में आ गए, हमारा अगले दिन मैच था स्पेन से। अब स्पेन से हम पहला मैच हारे थे, है ना। तो स्पेन के हमें प्लेयर के बारे में पता था सारा सब कुछ, कैसे बच्चे हैं क्या है नहीं, सारा सब कुछ। तो हमने बताया कि देखो उनकी ये 3 प्लेयर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको अपन कवर करना है, ध्यान रखना है और अपना डिफेंस को थोड़ा मजबूत करना है। फॉलो अपन वही करेंगे, रूल जो अपन ने बनाया था, अपने जो पहले वाले प्लेयर हैं उनको भी स्टार्टिंग में उतार देंगे 20 मिनट, ताकि उनका टाइम खत्म हो जाए, उनको बाहर कर देंगे, फिर अपनी टीम स्ट्रॉन्ग। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हमारा मैच टाइम 10 बजे था, थोड़ा लेट था इस बार, है ना। तो अपन को बेनिफिट, इंडियन को आदत है गर्मी की, हमें कोई दिक्कत नहीं, स्पेन को आदत नहीं है गर्मी की। तो उनके प्लेयर मतलब वो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे गर्मी में, तो उनको होल्ड रखना है ताकि प्रेशर बनाना है। तो हमने वही प्लान हमने फॉलो करा, क्या आपको होल्ड करके चलना है, मैच को इस तरह से करना है, पूरी ताकत लगानी है, लड़के बढ़िया खेल रहे हैं। पहला हाफ हमने वही 20 मिनट बाद हमने अपने प्लेयर बाहर निकाल के दूसरे प्लेयर डाल दिया, अच्छे प्लेयर, और पहला हाफ निकल गया हमारा 0-0 पर स्पेन से वापस फाइनल में भी। उसके बाद करते रहे, वो भी अटैक कर रहे हैं, हम भी अटैक कर रहे हैं, भिड़ रहे हैं, लग रही है। लास्ट में तो ये हो गया था, लास्ट के 10 मिनट बच रहे थे, उसमें स्पेन के एक प्लेयर ने हमारे प्लेयर गुस्से में धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गया, हमारे प्लेयर आ गए, स्पेन के भिड़ गए, आपस में लड़ाई हो गई। हमने लगा लड़ना नहीं है भाई, वहाँ पर इंटरनेशनल लड़ाई होने वाली स्थिति होगी, धक्का धुक्की होगी, सबको अलग करा प्लेयर को कि ऐसे नहीं लड़ना नहीं है, तो लड़ते नहीं है यहाँ पे, समझाया कर, आपस में लड़ गए वो लोग, क्योंकि दोनों में जीतने का जज्बा, कौन जीतेगा क्या नहीं जीतेगा, सारी चीजें। और लास्ट के मतलब पूरा मैच खत्म होने वाला था, लास्ट के 1 मिनट रह गया था मात्र, बस हम कह रहे हैं बच्चों से होल्ड कर दो। अब किस्मत ऐसी, लास्ट के 1 मिनट रह गया था और होल्ड करनी कह रहे हैं, वो कटाकर ले गया, उसने राउंड गोल मारी,
एक स्पेन के प्लेयर ने, बॉल यूं घूमती गई और एक प्लेयर खड़ा था हमारा गोलकीपर आगे आ गया था, उसने हेड मार दी, सीधे बॉल अंदर चली गई लास्ट 1 मिनट के अंदर। लास्ट 1 मिनट में वो 30 सेकंड हमारी जिंदगी के ऐसे 30 सेकंड थे, सबके लिए यादगार बन गए कि यार वो 30 सेकंड अगर मैच रोक लेते जाते तो हम पेनल्टी में वाइसमान को वापस हरा देते। लेकिन लास्ट 30 सेकंड भी टाइम ही नहीं था हमारे पास, क्योंकि लास्ट 1 मिनट 30 सेकंड से बच रहा था कि उसमें उन्हें गोल मार दिया। बस वो गोल पड़ते ही बच्चों का मोटिव भी खत्म हो गया था, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। सही बात है। और वहाँ हम लोग 0-1 से मैच हार गए फाइनल। तगड़ी फाइट के बाद, तगड़ी फाइट, मतलब स्पेन को हमने, मतलब स्पेन जैसी टीम को हमने ऐसा करते थे टाइम तक 0 पे रखा, मतलब बहुत बड़ी बात है। स्पेन वालों ने भी हमें कहा कि यार क्या कंपटीशन दिया इंडिया ने यार, मतलब फाइनल जैसा वैसे ही मैच हुआ था। हमेशा लो स्कोरिंग ही होते हैं, लो स्कोरिंग होते हैं। बेस्ट टीमें आती हैं तो काउंटर को टैकल भी बढ़िया करते हैं और अटैक भी बढ़िया करते हैं। तो मैंने तो यही नोटिस किया फुटबॉल में जो फाइनल्स होते हैं ना, तो हमेशा देखना लो स्कोरिंग ही होंगे, बिल्कुल 1-0 ही होता है बहुत। तो लास्ट के जो 30 सेकंड थे वो हमारे लिए ऐसा रहे, तो कोई बात नहीं बेटा, चलो ठीक है। आपने देश के लिए एक रजत पदक भी जीता, सिल्वर मेडल जीता, वो मेडल होता है, बहुत बड़ी बात है। बच्चे बहुत रो रहे थे और उनका हौसला अफजाई करी, कोई बात नहीं, चलता है ये और वो, क्योंकि उनको ये अफसोस हुआ कि हमने पूरा मैच रोक लिया। वो 30 सेकंड उनको जिंदगी भर याद रहेंगे। थोड़ा सा हो गया कि थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ा सा दिमाग से काम ले लेते, तो हम लोग। लेकिन क्या है कि हर समय और फील्ड ऐसी जगह है बिल्कुल सेकंडों में चीजें बदल जाती हैं, उसी को तो गेम बोलते हैं, और क्या यही है। तो उन्होंने सोचा कि यार शायद 30 सेकंड रोक लेते तो हो जाता है, लेकिन वो किस्मत में जो मंजूर है वो तो होना ही है। देखो जो होना है वो 30 सेकंड में पढ़ना था, डिप्रेशन में बच्चे थोड़े से हो गए, पर बच्चों को मोटिव करा वापस कि यार आपको नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आपने जीता है, आप खेलो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर भी बहुत बड़ी बात होती है, इंडिया के लिए आप सिल्वर मेडल लेकर आ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए कि आप इतनी टीमों को हरा के सिल्वर लेकर आ रहे हो, करना, फिर आप फाइनल में पहुंचे हो, बिल्कुल सही, आप मेडल लेके आ रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ की जो लोकल्स आए थे फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत उनके लिए गिफ्ट लेकर आया, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, और वो सेलिब्रेशन बनाया, मैंने उनके लिए हौसला अफजाई करी, बच्चे रो रहे थे कुछ, यार कोई बात नहीं, चलता है। आपने बहुत, मतलब ऐसा जज्बा दिखाया आपने मैच का कि सबको खुशी हुई, क्या मजा आ गया, शानदार। फिर उसके बाद हम लोग को वहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी के लिए ले गए। उसके बाद फिर हम लोग को बुलाया कि इंडियन टीम सिल्वर मेडल के लिए आई तारीख को, हमने वहाँ सबको मेडल बनाया, मैं खुद मेडल भी लाया हूँ, मेरा भी दिखाने के लिए। बिल्कुल दिखाओ ना, ये तो हमें पकड़ने को मिला, यही बहुत बड़ी बात है यार, क्या बात है। पास से दिखाता हूँ, ये मेडल है जी, स्पेशल ओलंपिक्स यूनिफाइड फुटबॉल वर्ल्ड कप पेरिस 2026। शानदार, बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस सफलता के लिए, और ऐसी कई और सफलताएं आपको मिले, आपके स्टूडेंट्स को मिले। हमारी आशा और विश्वास है कि जरूर अचीव करेंगे आप। तो दर्शकों देखिए, आपके सामने जितनी भी जानकारी और आज हम खान भाई के द्वारा आप तक पहुंचा पाए, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खान सर की डिटेल स्क्रीन्स पे आपको मिल जाएगी, तो आप जिस भी रिगार्डिंग इनसे संपर्क करना चाहते हो, इनकी जैसे भी आप सहायता लेना चाहते हो, खान सर अवेलेबल है आपके लिए, और आपके लिए बेस्ट विशेष, खान सर के लिए बेस्ट विशेष। अगेन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, हाँ जी बताएं, कि वहाँ से आने के बाद हमने मेडल जीता जी। आने के बाद हमारा बहुत भव्य स्वागत हुआ एयरपोर्ट के अंदर इंडियन टीम के द्वारा, बिल्कुल। और एक बच्चों को एक मोटिव ये मिला, मैं बताना चाहता हूँ कि उनके अंदर एक बिल्डअप हो गया कि दूसरे बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हुए कि हम भी जाएंगे अगली बार। जब मैं कोटा पहुंचा तो बच्चे कह रहे कि सर अब तो हम भी जाएंगे, आप गए हो ना, बच्चे गए मतलब हम जा सकते हैं, सही बात है। उनके अंदर एक बिल्डअप हो गया कि यार नहीं यार, इंटरनेशनल जा सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो एक मोटिव जो होता है ना, वो मिल जाता है एक बार जाने से, कि लोगों को लगता है कि नहीं, करने से कुछ भी अचीव किया जा सकता है, और ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो हमारे सामने आज आया। तो बच्चों के अंदर एक बिल्डअप हो गई चीज़ के नहीं अब तो जाना ही है। तो सही बात। अगले साल 2027 में स्वीडन का टूर है, हाँ, घोटिया कप है स्वीडन 2027 में। अच्छा। हमने हमारी टीम अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दी है, उसके लिए भी क्वालिफाई करना पड़ता है। उसकी चैंपियनशिप होगी वहाँ पर 2027 में, वो चैंपियनशिप खेलनी है हम लोगों को, जीतना है, उसका सिलेक्शन लेना है। और किस जगह होगा वो होगा दिल्ली के अंदर, स्वीडन, वो स्वीडन में होगा टूर। चलो, हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से आपको स्वीडन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपकी टीम और आप वहाँ जाकर बिल्कुल गोल्ड मेडल लेके आए। तो शोएब भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत इम्पोर्टेंट समय निकाल के हमारे साथ इतनी अच्छी और प्यारी प्यारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, उसके लिए एक बार फिर हमारी और दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू शोएब भाई, थैंक यू।